हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग सभी। उम्मीद है सारे लोग ठीक होंगे। तो अभी आजकल काफ़ी टाइम से हमारा शेड्यूल बिजी चल रहा था, तो वीडियो लेक्चर्स नहीं आ पा रहे थे। तो अभी आजकल हम लोग अभी थोड़े से फ्री हुए हैं। सिलेबस कंप्लीट हो चुका है नीट का, तो उम्मीद है अब कि हम लोग अब रिवीजन कोर्सेज चलाएंगे बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा कि अपने एंड से मैं वन शॉट लेक्चर्स दिया करूंगा पूरे सिलेबस के जो भी होगा हमारे पास। तो वन शॉट सिर्फ एक लेक्चर में क्वेश्चंस अलग से हो सकते हैं उसके, फिर नेक्स्ट वीडियो बना के। तो अभी वन शॉट दिया करेंगे। जैसे आज का लेक्चर जो होगा मेरा स्किल और वेक्टर होगा वन शॉट। ऑब्वियस है स्किल और वेक्टर इजी टॉपिक है हमारे पास, तो पर बेसिक से स्टार्ट कर ही रहे हैं तो स्किल और वेक्टर का बेसिक बताया जाएगा। हम वही बातें करेंगे जो बिल्कुल नीट के परस्पेक्टिव काम आएंगे तुम्हारे पास। पूरा डिटेल में तो नहीं बता सकते, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। सिर्फ रिवीजन के लिए हमारे पास थोड़ी ऊपर ऊपर से चीजें कि क्या क्या चीजें बेसिक से क्या होता है हमारे पास जो हमारे नीट में काम आएगा। तो आज का पहले टॉपिक हमारे पास स्किल और वेक्टर होगा। तो सबसे पहले स्केलर और वेक्टर्स की बात करते हैं। हमारे पास मेनली हमारे पास वेक्टर देखने को मिलेगा। हमारे पास जो वेक्टर क्या होता है हमारे पास, पर डेफिनेशन की बेसिक बात करें अगर बोलना, एक टर्म आई स्केलर्स और एक होते हैं वेक्टर्स। हमारे पास बेसिक सी डेफिनेशन है, स्केलर्स वो क्वांटिटी होती हैं, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास। तो हमारे पास स्केलर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड बोले, मैग्नीट्यूड बोलना वैल्यू। और वेक्टर कौन सी टर्म्स होंगी हमारे पास, ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, जिनके पास डायरेक्शन भी होगी हमारे पास, और जिनके पास जो भी टर्म्स है हमारे पास वो वेक्टर्स के एडिशन लॉ को फॉलो करती है। वेक्टर्स के एडिशन के लॉस को भी फॉलो कर रहे हो, वो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं। तो स्केलर वो टर्म्स होगी जिनमें मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मैंने मान लो एक टर्म लिख दी है 5, ये 5 लिख दिया, ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है हमारे पास। जिसके पास स्केल क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब इसके साथ यूनिट्स वगैरह क्या आते हैं वो अलग बात हो जाएगी हमारे पास। वेक्टर क्या होगी, जैसे कोई टर्म लिखी मैंने 5, मान लो 5 लिखा, तो इसके साथ यूनिट्स जैसे लगा दिए, 5 मीटर लगा दिया मैंने मान लो। अब ये 5 है, अब मेरे को अगर ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, तो अभी तक ये सिर्फ वेक्टर ही। अगर मेरे को डायरेक्शन बतानी है तो उसके साथ डायरेक्शन बताना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं 5 मीटर बोलता हूं, तो मैं 5 मीटर किस डायरेक्शन में बोल रहा हूं। मान लीजिए मैं 5 मीटर बोलता हूं, नॉर्थ वाली साइड हो गया मैं 5 मीटर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी जी, मैं 5 मीटर नॉर्थ वाली साइड हो गया, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो इस तरह से वेक्टर्स होती हैं। तो मेनली हमारे को वेक्टर ही डिस्कस करना है, मेनली हमारे को वेक्टर ही डिस्कस करना है। बाकी इसमें और भी डिटेल में थोड़ी, अभी तो जैसे जनरली बात करेंगे कि हमारे पास वेक्टर्स में क्या क्या आएंगी बातें। तो सबसे पहले वेक्टर्स में, अब वेक्टर क्या होते हैं, जब जनरल लिख लिया, कोई भी टर्म लिख ली, जैसे ये वेक्टर एक मैग्नीट्यूड में लिखा, वैल्यू कोई भी वैल्यू लिखी, उसके ऊपर ऐसे करके एरो बना दिया, ये वेक्टर को शो करा करेगा। ये मैथमेटिकल्स में ग्राफिक वेक्टर को ऐसे शो किया जाएगा। अगर ग्राफ में बात करूं मैं, तो जैसे मान लीजिए, मान लो ग्राफ में बनाया, तो ये ऐसे करके वेक्टर बनाया मैंने, ग्राफिकल में ऐसे करके वेक्टर बनाया। ये जो होगा हमारे पास, ये इसके मैग्नीट्यूड को शो करेगा, ये इसके मैग्नीट्यूड को, जितना ज्यादा बड़ा वेक्टर होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी हमारे पास। ये एरो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा होगा, एरो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। अच्छा ठीक है, ये वाला एंड टेल होता है और ये वाला हेड होता है। अब इतनी बेसिक बातें पता होनी चाहिए, हम पूरा डिटेल में नहीं जा सकते अभी। तो ये टेल हो गया, ये हेड हो गया हमारे पास, ये वेक्टर को शो कर रहा होता है हमारे पास। तो सबसे पहले वेक्टर में हमारे पास, सबसे पहले वेक्टर्स में देखिएगा, तो वेक्टर में सबसे पहले हमारे पास ये वेक्टर तो शो कर लिया हम लोगों ने। सबसे पहले यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास, ठीक है। वेक्टर में सबसे पहले यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास। अब यूनिट वेक्टर के, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर में लिखा ए, ये कोई गिवन वेक्टर तुम्हारे पास, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, ए के ऊपर कैप लगा दी मैंने, ए कैप को लिख रहा हूं मैं, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसको ऐसे करके लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं हमारे पास। ये सिंपल वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर हमारे पास, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर हमारे पास। यूनिट वेक्टर दो काम की चीज याद रखना। यूनिट वेक्टर के पास क्या होता है, एक तो इसके पास होगा हमारे पास यूनिट मैग्नीट्यूड, कि अगर पूछा जाए कि यूनिट वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड कितना, तो बोलना तो यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और इसके पास होती है डायरेक्शन, और इसके पास क्या होती है हमारे पास, डायरेक्शन होती है। तो यूनिट वेक्टर दो चीजों को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा, एक तो इसके वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या हमारे पास, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, हमेशा 1 होता है, और उसके पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है, कि डायरेक्शन वो बता रहा होगा हमारे
पास। तो वो चीज बता कि यूनिट क्या है, यूनिट वेक्टर बताएगा हमारे पास, ये यूनिट वेक्टर होता है हमारे पास। अब देखो मान लो कोई वेक्टर है, जैसे मान लो सर्कल में कोई पार्टिकल घूम रहा है, जैसे कोई मास ले लिया मैंने, पूरा सर्कल में मूव करे जा रहा है, इस सर्कल पे कुछ रेडियस आ रहा है, ये कुछ v वेलोसिटी की, ये इसकी वेलोसिटी का वेक्टर बना दिया मैंने v, वेलोसिटी का वेक्टर बना दिया v। अब देखो अगर मेरे को वेक्टर है, ये v वेक्टर है, अगर मैं इधर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, अभी सर्कल में घूम रहा है हमारे पास वेलोसिटी, मैंने इस पॉइंट पे वेलोसिटी बनाई, मैंने इस पॉइंट पे वेलोसिटी बनाई, तो मैं इधर बना रहा हूं, इधर किसी टाइम पे इंस्टेंट पे पार्टिकल यहां जैसे पहुंचा है तो इस साइड को बना दी, किसी इंस्टेंट पे यहां पे पहुंचा तो इस साइड को बना दी, किसी इंस्टेंट पे यहां पे पहुंचा है तो इस साइड को बना दी। अब देखो अलग अलग पॉइंट्स पे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 है, 4 पॉइंट्स बनाए मैंने यहाँ पे। तो अब देखो अलग अलग पॉइंट्स पे मैंने v सेम ही रखा है, v सेम ही हमारे पास, मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम ही है हर जगह, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम ही। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ ना, स्पीड बता रहा तुम्हारे पास, मतलब स्पीड तुम्हारे पास हर डायरेक्शन, स्पीड तुम्हारे पास हर जगह सेम है, पर क्या वेलोसिटी सेम है, नहीं बोला, वेलोसिटी सेम नहीं है हर जगह, वेलोसिटी इज डिफरेंट एट ईच पॉइंट। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, अगर डायरेक्शन अलग है तो वेलोसिटी अलग अलग है। इसका मतलब हो गया कि वेलोसिटी को अगर चेंज करना हो, अगर वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करना हो, तो मैं डायरेक्शन ही चेंज करूं तब भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, और अगर मैं मैग्नीट्यूड को भी चेंज करूं तब भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज होगी। पर अगर मैं सिर्फ स्केलर क्वांटिटी की बात करूं, तो स्केलर को कैसे चेंज किया जा सकता है, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया जाए तब भी स्केलर चेंज हो जाएगा। अगर स्केलर के मैग्नीट्यूड को चेंज किया जाए तब भी स्केलर चेंज हो जाएगा। अगर वेक्टर में उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो वह वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, और उसका मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा हूं तब तो ऑब्वियस हो ही जाएगा हमारे पास। तो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी वैसे करके होती है, तो इसको भी ध्यान में रखना थोड़ा सा, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी कैसे होती है। अभी बात करते हैं वेक्टर में थोड़ा सा, वेक्टर का अगर दो वेक्टर्स दिए मान लो तो उनके बीच में एंगल, ये इंपॉर्टेंट बात है कि किन्हीं दो वेक्टर्स का एंगल कैसे देखते हैं हमारे पास, किन्हीं कोई भी दो वेक्टर देके रखे हैं तो उनके बीच का एंगल कैसे देखेंगे हमारे पास। मान लीजिए कोई दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये देख रखा है, ए वेक्टर, ये बढ़ा दिया मैंने, ये वेक्टर, ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, इसकी डायरेक्शन है मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस बता रहे, ये कोई मैंने बी वेक्टर बना दिया, एक ए वेक्टर बनाया, एक बी वेक्टर बना दिया, ठीक है जी बोला। अब मेरे को दो वेक्टर के बीच में एंगल बताना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, जो गिवन है तुम्हारे पास, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी के बीच में एंगल बताना है, ठीक है बोला। ए और बी वेक्टर हमारे पास, तो एंगल कौन सा होता है, दो दिख रहे तुम्हारे को, एक तो हमेशा होगा, दो बातें ध्यान रखनी है, एंगल बनाया जाएगा हमेशा दो टेल्स के बीच में, एंगल बनाया जाएगा हमेशा दो टेल्स के बीच में, या फिर दोनों हेड्स जुड़े हो तब, या फिर दोनों दो हेड्स जुड़े हो तब बनाया जाएगा, या फिर दोनों की टेल्स जुड़ी हो तभी एंगल वेक्टर बनाया जाता है। अभी मैंने दोनों की टेल्स जोड़ के रखी हुई है, अभी दोनों की टेल्स जोड़ के रखी हुई है, तो अगर अब मेरे को वेक्टर बनाना, अब मेरे को एंगल बनाना उनका, तो कौन सा आएगा, ये एंगल आएगा, ये वाला। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो ये वाला होता या तो ये अंदर वाला होता। तो एंगल हमेशा कौन सा होता है, जो छोटे वाला होगा, ये कौन सा होगा, हमेशा स्मॉलर वाला होगा। तो एंगल कैसे बनाया जाएगा, दो वेक्टर्स के टेल जुड़े होने चाहिए, या तो दो वेक्टर के हेड जुड़े होने चाहिए, तभी उनके बीच में एंगल बनाया जा सकता है। और एंगल हमेशा कौन सा लेना, जो स्मॉलर वाला होगा हमारे पास। अगर मैं दो वेक्टर के ऐसे कर दूं, एक का ये है और एक का ये ऐसे करके दो वेक्टर्स है, अगर मैं बोलूं कि वेक्टर का एंगल बता दो, तो तुम इसको एंगल बना दो थीटा, तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता कभी। दो वेक्टर के सिर जुड़े होने चाहिए, तो या फिर दो वेक्टर्स के पैर जुड़े हो जाएंगे, ये टेल जुड़ा होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास एंगल ऐसे करके निकालते हैं। अब मान लो जैसे ये दिख रखा हो, एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए वेक्टर बी ये, तो एक बात और जान लेते हैं वेक्टर्स में। अब दो वेक्टर के बीच में एंगल बताया, तो बोल रहे हैं कि आपने बोल दी कि दो टेल्स जुड़े होने चाहिए, दो हेड जुड़े होने चाहिए, तभी एंगल निकाला जाएगा। अगर नहीं देके रखा क्वेश्चन में कि दो टेल भी नहीं जुड़ा है, हेड भी नहीं जुड़ा, टेल नहीं जुड़े, हेड नहीं जुड़े, तब कैसे एंगल निकालें। अब पूछ ले रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, निकाल दो एंगल इनके बीच में थीटा निकाल के बता दो, तब क्या करेंगे। तो पहली बात याद रखनी है कि अगर कोई भी दो वेक्टर है हमारे पास, कोई वेक्टर हमारे पास, कोई एक वेक्टर हमारे पास, कोई गिवन वेक्टर ए वेक्टर, तो मैं इस वेक्टर को पैरेलली जैसे मर्जी शिफ्ट कर सकता हूं। ये वेक्टर है, ये मान लो ए वेक्टर है, पैरेलली जैसे मर्जी शिफ्ट, ये पकड़ा इधर ले आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेक्टर पे, इसको पकड़ा यहां लेके स्ट्रेट लाइन में आ गया, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंडीशन यही है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करना है, इसका मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करना, इसके मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करेंगे, इस वेक्टर को पैरेलली तुम जहां मर्जी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे यूज करते हैं इसको,
मान लो दो वेक्टर देख रखे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर दिया, इनके बीच का एंगल थीटा निकालना, इनके बीच का एंगल थीटा निकालना है। ए और बी देख रखे हैं, इनके बीच का एंगल निकालना। तो बोला दोनों की टेल जोड़ लो या तो दोनों की हेड जोड़ लो। मैं दोनों की टेल जोड़ देता हूं। मैंने क्या किया, इस वेक्टर ए को आगे ले गया, आगे शिफ्ट कर दिया। मैंने ए को कुछ आगे शिफ्ट कर दिया। मैग्नीट्यूड कंडीशन ही है, उसके मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज कर देना। इसका मैग्नीट्यूड मैंने सेम ही रखा, इसका मैग्नीट्यूड मैंने सेम रखा। अब कैसे बन गया, अब ये ऐसे करके बन गया। ए वेक्टर यहां से हट जाओ, मान लो यहां से निकल गया तो ए वेक्टर ये बन गया। अब दोनों के टेल जुड़ गए, हाँ टेल जुड़ गए। अब एंगल कौन सा देगा, स्मॉलर वाला एंगल थीटा बन गया हमारे पास। एंगल कौन सा बनता है, हमेशा दो वेक्टर की टेल जुड़ी हो तो एंगल थीटा बन गया। कुछ और नहीं कर सकते क्या, बी को नहीं हम यहां से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते, ऑब्वियस है। इस बी वेक्टर को पकड़ा और डायरेक्शन भी नहीं चेंज करनी है, मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज करना और डायरेक्शन भी नहीं चेंज करनी। इस वेक्टर को पकड़ा, इस वेक्टर को पीछे को यहां पे गया, ये बी वेक्टर ऐसे करके बना दिया। मान लो ये बी वेक्टर ऐसे करके बना दिया मैंने, ये बी वेक्टर बनाया। अब ये नहीं कर देंगे, ये वेक्टर ऐसे था और यहाँ पर ऐसे, डायरेक्शन भी नहीं चेंज करनी और मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज करना, तब तुम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने बी वेक्टर को पढ़ा और इसी डायरेक्शन में पीछे वाली साइड को लिया। तो दो वेक्टर के हेड जुड़ गए, एक ये है, तो ये एंगल थीटा भी सेम हो जाएगा। बस ये भी एंगल थीटा आएगा, ये भी सेम। तुम जो मर्जी ले लो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऐसे करके आ जाता है। बस एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऐसे करके आता है। अब कुछ कुछ टाइप्स होते हैं वेक्टर्स के हमारे पास, कि पैरेलल वेक्टर कौन सा होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर कौन कौन से होते हैं, थोड़े थोड़े वो भी देख सकते हैं। बड़ा डिटेल में तो नहीं, थोड़ा थोड़ा बताएंगे पैरेलल कौन से होते हैं, एंटी पैरेलल कौन से होते हैं। बाकी तुमने थोड़ा थोड़ा बेसिक्स तो पढ़ा भी होगा। मान लीजिए इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, मान लो मेरे को बताना है इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं। तो दो वेक्टर इक्वल कौन से होंगे, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और जिनका डायरेक्शन भी सेम है, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ये दो वेक्टर्स मैंने बनाए, इनका देखो मैग्नीट्यूड इक्वल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल, ये मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन भी इसी साइड को इसी साइड को है, तो ये इक्वल वेक्टर्स होते हैं। पैरेलल कौन से होंगे, अब ये दोनों पैरेलल भी दिख रहे हैं, दो वेक्टर्स पैरेलल, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, एक ए वेक्टर बनाया एक बी वेक्टर बनाया। अब मैंने इनकी मैग्नीट्यूड अलग लगी तो इनको सिर्फ पैरेलल बोला जाएगा। ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल तो है ही पर इक्वल भी है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हो गया, दो इक्वल वेक्टर्स पैरेलल हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। अब डायरेक्शन सेम है और ये भी है हमारे पास, मैग्नीट्यूड भी सेम है तो इक्वल भी है। अब ये दो पैरेलल वेक्टर्स हैं पर जरूरी नहीं है इक्वल भी हो जाए हमारे पास, क्यों, मैग्नीट्यूड अलग अलग है हमारे पास, तो ये पैरेलल वेक्टर्स हो गए, सिर्फ डायरेक्शन सेम है, ये यहाँ को जा रहा है ये भी इसकी डायरेक्शन सेम है, पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास। तो एंटी पैरेलल बोलना उल्टी डायरेक्शन, ये देखो एक बार यहाँ ये एंटी पैरेलल ए वेक्टर और ये बी वेक्टर हमारे पास। पैरेलल वेक्टर्स के बीच में हमेशा एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का। एंटी पैरेलल के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, जैसे मान लो ए वेक्टर यहाँ को है और बी वेक्टर यहाँ बना दिया मैंने, पैरेलल तो शिफ्ट कर सकता हूँ। अब ये अलग केस बना दिया मैंने, मान लो ये कैसे क्वेश्चन है, तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए, वरना ए वेक्टर यहाँ को बी वेक्टर एंटी पैरेलल, कितने डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल। छोटी छोटी बातें आसान आसान सी। अनइक्वल वेक्टर कौन, इक्वल हो गया, पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल हो गया हमारे पास। वैसे मान लो जीरो वेक्टर कौन सा होता है, जीरो वेक्टर कौन सा होता है, जीरो वेक्टर कौन सा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। पॉइंट वेक्टर जैसे ही बना दिया, ये पॉइंट सा बना दिया, ये जीरो वेक्टर को शो कर रहा है हमारे पास, ना डायरेक्शन ना मैग्नीट्यूड हमारे पास, ना डायरेक्शन ना मैग्नीट्यूड हमारे पास। जीरो वेक्टर की बात की हम लोगों ने, जीरो वेक्टर की बात की। अब ऐसे करके डिनोट कर देते हैं, जीरो वेक्टर, जीरो लिखना, जीरो लिख दिया, ऐसे करके वेक्टर लगा दिया, तभी कोई बात नहीं हमारे पास। अब बोलना आपने तो बोला वेक्टर लगा दे, डायरेक्शन तो हो सकती है। अगर कोई जीरो वेक्टर की डायरेक्शन बात करें ना, जीरो वेक्टर की डायरेक्शन की बात करें तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो गया। अगर डायरेक्शन बोलनी हो ना तो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है जीरो वेक्टर की, जैसे आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन। जीरो वेक्टर है, ये पॉइंट बनाया, इसकी डायरेक्शन तो कहीं भी हो सकती है, यहां बन जा सकते हैं, यहां बन सकते हैं, यहां बन सकते हैं, यहां बन सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन होती है, वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है हमारे पास। अब जीरो वेक्टर को किसी में ऐड करोगे तो वही वेक्टर मिल जाएगा, जीरो वेक्टर है प्लस ऑफ लैम्डा कर रहा हूं तो लैम्डा ही मिल जाएगा हमारे पास। अगर वेक्टर ही ऐड करती, वेक्टर सम किया हम लोगों ने, जीरो को इसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड कर रहा हूं तो उस हिसाब से आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जीरो आ जाएगा। जैसे मान लो जीरो वेक्टर इंटू लैम्डा करूं तो जीरो आ जाएगा हमारे पास। ऐड किया तो वही टर्म आई जो था, ऐड करी हुई हम लोगों ने, जो ये टर्म ऐड की हमारे पास, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर, मान लो कोई वेक्टर ए है, इसको पकड़ के उल्टा कर दिया, इसको पकड़ के उल्टा कर दिया, ये उल्टा कर दिया ए वेक्टर, इसको पकड़ के उल्टा किया तो इसको मैं माइनस ऑफ ए वेक्टर लिख दूंगा, नेगेटिव वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर हो जाता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं, जो सेमी लाइन होते हैं, जैसे मैथ्स में टर्म होती है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर क्या होते हैं हमारे पास,
कोलिनियर मतलब जो ए के ऊपर एक है, ये कोई वेक्टर था, ये दूसरा वेक्टर आ गया, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इसी के ऊपर दूसरा वेक्टर आ जाए, वो कोलिनियर वेक्टर होता है तुम्हारे पास। वैसे कोइनिशियल होते हैं, कोएक्सियल होते हैं हमारे पास, डिफरेंट तरह के वेक्टर्स हैं, थोड़ा बहुत देख लेना हमारे पास जो टाइप है मेन से ये है, मैंने करवा दी थोड़े बहुत। कोइनिशियल हो जाएंगे, कोप्लेनर हो गए, कोएक्सियल हो गए, टाइप्स देख रहे होंगे तो उनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। सबसे जो काम की चीज हमारे पास वो है वेक्टर के एडिशन लॉस और वेक्टर के रेजोल्यूशन थोड़े से, ये हमारे पास आगे चल के काम है, ठीक है, कि वेक्टर के टाइप रेजोल्यूशंस क्या होते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, वैलोग्राम क्या है, पॉलीगन लॉ क्या है, हमारे पास ये टर्म सारी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, आगे चल के हमारे पास काम आती है फिजिक्स में। सबसे पहले रेजोल्यूशन के बारे में देखते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फिर बोलो कंपोनेंट्स करने वेक्टर के। अब देखो सिंपल करके रखेंगे चीजों, ज्यादा वो इलेबोरेटरी कर रहे हैं हम लोग, तो बोला कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर ऐसे कर दो, कार्टेशियन कंपोनेंट्स बोलो, या फिर अगर इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करना हमारे पास। अच्छा, एक वेक्टर को मैं किसी एक वेक्टर को मैं मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूं, मतलब एक वेक्टर के टुकड़े में मल्टीपल कर सकता हूं, एक वेक्टर के मल्टीपल टुकड़े कर सकता हूं। अब मैं बोल रहा हूं मैंने इसके दो टुकड़े करने हैं, दो टुकड़े मतलब बोलना एक में इसका टुकड़ा करना चाहता हूं एक्स एक्सिस वाली साइड में, और एक इसका टुकड़ा या फिर कंपोनेंट निकालना चाहता हूं वाई एक्सिस वाली साइड को, वाई एक्सिस वाली साइड को। ए वेक्टर के दो टुकड़े करने हैं, ए वेक्टर का एक टुकड़ा किया, मैंने बोला एक कंपोनेंट करेंगे एक्स एक्सिस वाली साइड, तो ऐसे करके करते हैं, क्या किया इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, तो एक टुकड़ा इस साइड को आ गया ए वेक्टर का, ये वाला यहां से लेके यहां तक आ गया, ठीक है। एक साइड में बी में रिजॉल्व कर दिया मैंने, ऐसे करके बना लिया, ये बी वाली साइड को आ गया मेरे पास बी वेक्टर, ठीक है जी बोलना। तो ये बी वाली साइड को एक कंपोनेंट बी वाली साइड को आ गया, तो मान लीजिए ए वेक्टर ने एंगल थीटा बनाया था हॉरिजॉन्टल के साथ, इसके साथ एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला थीटा है, मेरे को ये वाली टर्म निकालनी। अब बेसिक ट्रायंगल देखो समझ आ जाएगा जल्दी जल्दी से, ये एंगल थीटा है, ये यहां से लेके या मैग्नीट्यूड, ये लेंथ मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड मैंने ए लिख लिया, इसको ऐसे लिखोगे या फिर ऐसे लिख लो, एक ही बात है दोनों, सिंपल ए लिखा हो तो भी मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है हमारे पास, ठीक है बोलना। ये ट्रायंगल देख रखी है, ये देख रखा है, हमारे को बेस निकालना है, तो हमारे को याद अब पता होना चाहिए कि cos थीटा यूज कर सकते हैं, cos थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हमारे पास, बेस हमारे को निकालना है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास a है, तो बेस कितना आ जाएगा हमारे पास a into cos ऑफ थीटा, तो ये कितना आ गया a into cos ऑफ थीटा, तो यहां से यहां तक डायरेक्शन दो साइड आ जाएगी, a into cos ऑफ थीटा आ जाएगा, तो a cos थीटा ये वाला है, इसकी ट्रायंगल भी ले लो, तो इस हिसाब से कितना आ जाता है हमारे पास a sin ऑफ थीटा आ जाता है। तो इस वेक्टर के अगर मैं कंपोनेंट दो कंपोनेंट किए, दो कंपोनेंट रिजॉल्व किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व किया, तो कितना आ गया a cos थीटा और a sin थीटा। इसकी लेंथ ये वेक्टर की, ये वेक्टर लंब बड़ा होगा ऑब्वियस, इस वेक्टर को तुमने दो टुकड़े कर दिए, अब मैं इस वेक्टर को छोड़ के इसको हटा दिया, तो मैं ऐसे बना सकता हूं ये वेक्टर यहां से लेके यहां तक, ये जो यहां से लेके यहां तक ये a cos ऑफ थीटा आ रहा है, और यहां से यहां तक ये लेंथ हमारे पास a sin ऑफ थीटा है। ये बना लो सिंगल वेक्टर, या ये दोनों चीजें बनाओ, एक बात आ जाएगी हमारे पास, ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने क्या किया, इस वेक्टर को तोड़ के दो टुकड़े कर दिए, a cos थीटा आ गया, a sin ऑफ थीटा आ गया। अब देखो अगर मान लो मैं जैसे ये करते हैं कि a cos थीटा है, a sin ऑफ थीटा हमारे पास है, अगर ये a sin थीटा आया, मैं इस पकड़ के, अब वेक्टर है, अब मैं इधर से ले गया इस वाली साइड को, तो अगर ये a sin थीटा आया तो ये भी तो a sin थीटा ही आएगा, ये कितना आ जाएगा a sin ऑफ थीटा, और ये कितना आ गया हमारे पास a cos ऑफ थीटा, वही पाइथागोरस से हमारे पास a cos थीटा a sin थीटा। तो अगर मैं इधर पाइथागोरस लगा रहा हूं तो मैं इधर से देखना ऐसे करके बोल सकता हूं कि पाइथागोरस है हमारे पास a का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है जी बोलना। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर कॉमन ले लो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 a स्क्वायर बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये बोल कर जा सकते हैं। अच्छा यहां से एक और चीज हमारे पास, ये तो ऐसे हो गया हमारे पास a वेक्टर इज इक्वल टू, अगर मैंने ऐसे करके लिखना है, ये a cos थीटा है, मैंने इस वाले को a x लिख दिया और इस वाले को a y लिख दिया, तो मैं a वेक्टर को वेक्टरली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ax i कैप ay j कैप, वेक्टरली ऐसे करके रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ax i कैप प्लस ay j का। अब मान लो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रूट ऑफ कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, ax का स्क्वायर
प्लस ऑफ ए वाई का स्क्वायर। कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, मैग्नीट्यूड लिया रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ ए वाई स्क्वायर, सॉल्व करेंगे हमारे पास मैग्नीट्यूड आया। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर, दिस इज शोइंग द मैग्नीट्यूड। अगर यूनिट वेक्टर लिखना तो भी लिख सकते हो, ए कैप कितना आ जाएगा हमारे पास ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड लिख लो। ए वेक्टर तुम्हारे पास सामने दिख रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करके यूनिट वेक्टर मिल जाएगा तुम्हारे पास। तो ये सबसे पहले रेजोल्यूशन करनी हो वेक्टर की, रिजॉल्व करना हो वेक्टर को, तो ऐसे किया जाता है हमारे पास। अब देखिए वेक्टर की रेजोल्यूशन हम लोगों ने सीख ली। तो अब जैसे मान लो अब हम लोगों ने वेक्टर के रेजोल्यूशन सीख लिए, तो अगर मान लो मैं ऐसे करके बनाता हूँ वेक्टर, ये वेक्टर बनाया मैंने इस साइड को, ये वेक्टर ने एक्स एक्सिस बना दी, वाई एक्सिस, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो हमें पता लग गया। और मैंने मान लो ये एंगल थीटा बना दिया, इस साइड से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। ये एंगल थीटा बनाया हम लोगों ने, ये एंगल थीटा। तो अगर मान लो मैं इधर इस साइड को लिखता हूं, ये मैंने लिख लिया, ये मैंने ए एक्स लिख लिया, इस वाले को ए एक्स लिख लिया, और इस वाले को मैंने ए वाई लिख लिया। तो मेरे को पता चल चुका है कि जी ए एक्स किसके बराबर है, ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, और ए वाई किसके बराबर है, ए साइन ऑफ थीटा, ए साइन ऑफ थीटा। तो मेरे पास अगर मैं बोलूं कॉस ऑफ थीटा ये आ रहा है, मेरे पास ए साइन ऑफ थीटा ये आ रहा है। अगर मेरे को सारे कॉस की फॉर्म में लिखने हैं, जैसे ये सिर्फ कॉस में लिखना होता, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्स, तो यहां पे मान लो मेरे को कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू निकालनी, तो कितनी आ जाएगी, ए एक्स अपॉन ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास। वैसे साइन थीटा की निकालनी, साइन थीटा क्या आ सकती है हमारे पास। अगर मान लो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अलग करता हूँ इसको थोड़ा सा डिफरेंट में। मान लीजिए मैं 2D में बात कर रहा हूँ, एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ये एंगल अल्फा है, और ये एंगल बीटा मान लो कुछ मैंने, अभी ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने। तो इस हिसाब से अगर मेरे को अल्फा निकालना, अल्फा ये वाला निकाला, इस वाले ट्रायंगल को देखा मैंने, ये वाला मैंने ए एक्स लिख लिया, और इस वाले को मैंने ए वाई लिख लिया, इस वाले लेंथ को ए वाई, इस वाले को मैंने ए एक्स लिख लिया। अगर मैं अल्फा की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं अल्फा में लिख रहा हूं cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आ गया ax, हाइपोटेन्यूज आ गया a। तो यहां से अगर मैं ax निकाल रहा हूं तो कितना आ गया तुम्हारे पास, चलो cos अल्फा ही रहने, तो cos अल्फा कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया इतना। अगर मैं cos बीटा की बात करूं, यहां पे cos की टर्म में बीटा इस साइड को भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, ये एंगल इधर को है, तो ये एंगल ऐसे है, तो मैं क्या लिखूंगा, cos बीटा लिख दूंगा ay अपॉन a लिख दिया। इससे सब यही आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये एंगल है सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस आ गया, ये हाइपोटेन्यूज आ गया, तो cos बीटा इज इक्वल टू ay अपॉन a का मैग्नीट्यूड ये लिखा जाएगा। ठीक है बोलिए, ये दोनों बातें सही है। अगर मैं 3D में गया, मान लीजिए x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस बनाना, मैं z एक्सिस बना लिया, ये तुम्हारी वाली साइड को आ गया, ये इधर को आ गया, ये ऊपर वाली साइड को आ गया, x एक्सिस y और z। अब 3D में जैसे कोई भी रूम का एक कोना मान लो, कोई बीच में वेक्टर आ गया, रूम में एक वेक्टर इस साइड को इस तरह से आ गया, अब मान लो x एक्सिस ऐसे, y z जो वाली साइड को बीच कहीं पे एक वेक्टर आ रहा है ऐसे, ये ऐसे करके कहीं भी हो सकता है बीच वाली साइड को, ये स्पेस में चला गया वेक्टर। मैं बोल रहा हूं ए वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, ए वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, और इसके साथ बना रहा है बीटा, और ए वेक्टर बना रहा है इधर z एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा। ए वेक्टर x एक्सिस से बना रहा है अल्फा, y एक्सिस से बना रहा है बीटा, और z एक्सिस से बना रहा है हमारे पास एंगल गामा। अब देखो, तो अब देखना डायरेक्ट, अब हमारे पास cos अल्फा की बात कर रही हो, cos अल्फा कितना आ जाएगा मेरे पास, ax by a, cos बीटा कितना आएगा, सेम वैसे ही ay अपॉन a आ जाएगा, और cos गामा की अगर मैं बात करूं, एक नई टर्म आ गई, cos ऑफ गामा इज इक्वल टू z एक्सिस का कितना, az अपॉन a। इस वेक्टर को तीन कंपोनेंट्स में तोड़ा मैंने, ax ay az आ गया हमारे पास। ठीक है बोलिए, अब यहां से देखो बड़ी सही टर्म्स आती है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमारे पास। सबसे पहली टर्म यहां पे क्या पूछ ले, अगर बोला इसको सॉल्व करने पे क्या होता है, cos स्क्वायर अल्फा निकालता हूं अगर मैं, प्लस ऑफ cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, वो आता है हमेशा 1 के बराबर। क्या cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर 1 किसके बराबर है, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, स्क्वेयरिंग करो, इस साइड भी स्क्वेयरिंग कर दो, ऐड करके देख लो, हमेशा 1 हो जाएगा, क्योंकि ax का स्क्वायर ay का स्क्वायर az का स्क्वायर वो हमें पता है कि a वेक्टर लिखते हैं हम लोग, a वेक्टर किसके बराबर होता है, ax i कैप ay j कैप प्लस ऑफ az k कैप होता है। इसका मैग्नीट्यूड लिख लो, इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना लिख लोगे, रूट ऑफ ax का स्क्वायर
ए वाई का स्क्वायर प्लस ऑफ ए जेड का स्क्वायर हमारे पास, तो ए के बराबर आ जाएगा, ये पुट करेंगे ये टर्म मिल जाती है। एक बार क्वेश्चन पूछा होता है जेई में पूछा था नीट में, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा होता, ये वैल्यू तो मालूम पता है, बोले कोसाइन होता है सबने रटा हुआ है कि cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos के गामा इक्वल 1 होता है, ऐसे करके बोल दिया sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा किसके बराबर आ जाएगा बोला। तो सिंपल था, इधर से ट्रिक करके करना हम लोगों ने, cos के थीटा और sin के थीटा में क्या, sin के थीटा प्लस cos के थीटा 1 होता है हमारे पास, sin के थीटा प्लस cos के थीटा कितना होता है 1, तो cos के थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस ऑफ sin के थीटा आ जाएगी, तो sin स्क्वायर अल्फा लिख लो, वैसे यहां पे लिख लो प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ sin स्क्वायर बीटा लिख दिया, प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 के बराबर, 1 2 3 हो गया, माइनस 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 नेगेटिव कॉमन ले लो, 3 उस साइड लेके माइनस ऑफ 2 बचेगा और sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर नेगेटिव से नेगेटिव काटना कितने बराबर आ जाएगा, शायद ये 2 के बराबर आ जाएगा, 1 2 3 1 जाएगा माइनस 2 बचेगा, इसके नेगेटिव से नेगेटिव 2 आंसर आ गया। तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पढ़ना तुम्हारे पास, तो ध्यान रखना कुछ भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे किसी और फॉर्म में पूछ लिए तो हमारे पास साइन, अभी यहाँ साइन में पूछा था, किसी और फॉर्म में पूछ सकते हैं, मैंने अभी तो ये आसान था कि cos के sin से थीटा का रिलेशन लगाया और ये सॉल्व कर दिया। इसको बोलते हैं कोसाइन लॉ, इस वाले को ना, ये जो cos अल्फा cos बीटा, इसको कोसाइन लॉ का नाम भी दिया गया है, कोसाइन लॉ भी बोलते हैं इसको, कोसाइन लॉ भी बोलते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो हमारे काम आएगा आगे चैप्टर्स में, हमारे को वेक्टर के रिजॉल्व करना है, लॉज ऑफ मोशन हो गया, काइनेमेटिक्स में काम आता है हमारे पास, ठीक है। अब हम देखिए वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, तो नोट करना हो तो ठीक है। हम देखो वेक्टर के एडिशन की बात करते हैं थोड़ी सी, वेक्टर्स एडिशन, देखो वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड कर दिया जा सकता कि जैसे 2 + 2 करते थे 4 आ जाएगा हमारे पास, स्केलर को जैसे एडिशन कर लेते हैं वैसे वेक्टर्स को नहीं ऐड करते हमारे पास। वेक्टर को ऐड करने का हमेशा तरीका होता है कि जी हमारे पास जैसे तरीके बनाए गए हैं, एक ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, एक पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, तो वेक्टर्स को वेक्टरली ऐड किया जाता है प्रॉपर तरीके से। पर अगर मान लो जैसे वेक्टर ऐसे दिया हो जनरल में, ये वेक्टर कुछ 2i माइनस ऑफ 3j, ये कोई b वेक्टर देकर रखा है ऐसे करके, 3i प्लस ऑफ 6j देकर रखा हुआ है, मेरे को बोल रहे हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर कर दो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, अब ये वेक्टर फॉर्म में देकर रखा है, ये वेक्टर फॉर्म में देकर रखा है, तो इन दोनों को ऐड करना है, अगर इन दोनों को ऐड करना है मेरे पास, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर कितना आ जाएगा 5i प्लस ऑफ 3a कितना बचेगा हमारे पास 3j वेक्टर, कितना आ जाएगा हमारे पास 3j वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 5i प्लस ऑफ 3j वेक्टर। अच्छा हमेशा ऐसे ध्यान रखना, अगर हमारे पास तुम्हारे पास मान लो वेलोसिटी देके रखी है एक साइड में और एक साइड में फोर्स देके रखी है, इसको वेक्टर ऐसे लिखा गया कुछ 2i माइनस ऑफ 3j और फोर्स को लिखा गया कुछ 5i प्लस ऑफ 6k कुछ ऐसे करके लिखा है। तो अब इन दोनों को मत ऐड करने पड़ना, फोर्स और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी होना सर, ऐसे f वेक्टर प्लस ऑफ v वेक्टर कर दो तो ये गलत हो जाएगा, दोनों क्वांटिटीज भी सेम होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे फोर्स है, अगर मेरे को फोर्स है F1 कोई फोर्स देकर रखी है, F2 कोई फोर्स देकर रखी है, तो फोर्स को ऐड कर सकता हूँ, वेलोसिटी को ऐड कर सकता हूँ हमारे पास, ठीक है, तो इनको वेक्टरली ऐड वैसे करके किया जा सकता है। अगर ऐसे हो आई कैप और जे कैप की फॉर्म में लेकर रखे हो तो इनको ऐसे कर दिया जा सकता है ऐड। अब इतना तो सबको पता हो सकता है मेरी आईडी से कि आई कहाँ पे होता है, जे कहाँ पे होता है, के कहाँ पे होता है, आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई में जे और जेड में के लेते हैं। ऑब्वियसली इन सब के बीच में एंगल हमेशा 90 90 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट देखो, सबसे पहले अब ये तो सिंपल है, अब कुछ वेक्टर्स अगर अजीबोगरीब दिए हो तो हमारे पास सबसे पहले लॉ था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको कैसे किया जाता है हमारे पास। सबसे पहले ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे देखना। अब नेक्स्ट देखिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कर लेते हैं हम लोग। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या, सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है हमारे पास। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या, मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर देकर के, एक वेक्टर है एक बी वेक्टर देकर के, मेरे को क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर निकाल के बताना है। मान लो मैंने जोड़ के दो वेक्टर को ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर लिख दिया आर वेक्टर। आर क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर बोल दिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को। अब वेक्टर दो वेक्टर है, एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर है, वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं तो हमेशा रिजल्ट भी क्या मिलेगा हमारे पास, वेक्टर ही मिलता है।
और ऐसा कभी नहीं हो सकता है एक स्केलर हो एक वेक्टर हो इन दोनों को जोड़े जा सकते हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं होता हमारे पास, एक स्केलर और वेक्टर को कभी नहीं जोड़ा जा सकता हमारे पास, ठीक है। बोलना तो सबसे पहले दो वेक्टर दे दिए, इनका रिजल्टेंट आर मान लिया मैंने। एक बात हमेशा ध्यान रखनी, सबसे पहले छोटी छोटी सी बातें कि एक ए वेक्टर मान लीजिए और एक कोई बी वेक्टर बनाया मैंने ऐसे करके, दो वेक्टर से ये मैंने ग्राफिकली ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दिया, इनके बीच में कोई एंगल थीटा होगा, ये एंगल इनके बीच में थीटा है। रिजल्टेंट हमेशा, रिजल्टेंट दो वेक्टर सम करके हमेशा एकदम नहीं ऐसे करके आता है, कहीं बीच में आ सकता है हमारे पास, यहाँ पे कहीं भी बीच में आ सकता है हमारे पास। रिजल्टेंट कैसे आ सकता है कि दो वेक्टर्स के बीच में आ सकता है, सेंटर में नहीं जरूरी है, हमेशा दो वेक्टर कहीं बीच में आ सकता है। तो ये बताएंगे कहां पे आता है कि किस साइड को ज्यादा आएगा किस साइड को कम आएगा, इसकी बात भी करेंगे हम थोड़ी सी। अब ये रिजल्टेंट आर कहीं पे आएगा, हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी आर की वैल्यू कितनी होती है, रिजल्टेंट क्या मैग्नीट्यूड होता कितना है हमारे पास, थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में। अब देखो ए वेक्टर मान लो मैंने ये रखा, ए वेक्टर ये था हमारे पास, बी वेक्टर ऐसे करके था हमारे पास, ठीक है, बोला बी वेक्टर ऐसे करके था, ये कुछ बी वेक्टर ऐसे था, मैंने किया ये बी वेक्टर था हमारे पास, मैंने सॉल्व करना है इसको पूरा, ये बी वेक्टर था, इसको पकड़ा पैरेलली आगे को शिफ्ट कर दिया, मतलब बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया और बी वेक्टर कुछ यहाँ पे गया पैरेलली, तो बोला बी वेक्टर को शिफ्ट कर दिया, आपने पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया, इसको मिटा देते हैं हमारे पास, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया। बोलते हैं रिजल्टेंट निकालना दो वेक्टर्स के बीच में, कैसे निकाला जाता है, वेक्टरली एक की टेल दूसरे के हेड के साथ जोड़ दो, ये रिजल्टेंट को शो कर देता है हमारे पास, ये वेक्टर रिजल्टेंट को भी शो कर रहा है हमारे पास, ये वेक्टर रिजल्टेंट को शो कर रहा है हमारे पास, ठीक है। बोलो जो दूसरे वेक्टर को शिफ्ट करते तुम्हारे पास, दूसरे वेक्टर का जो टेल होती है दूसरे अगले पहले वेक्टर के सिर के साथ जुड़ी होनी चाहिए, इसकी जो टेल होगी इसके वाले के हेड के साथ जुड़ी होनी चाहिए, तभी तीसरे वेक्टर ये जो इसका टेल और इसका हेड जोड़ दो तब रिजल्टेंट आ जाता है हमारे पास। तो आर वेक्टर के बता दोगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमारे पास, ठीक है। ये एंगल अलग होगा, बी वेक्टर यहां जैसे कहीं पे ये एंगल अलग आता है, मान लो अल्फा लिख लिया मैंने, रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में अल्फा एंगल दिया, रिजल्टेंट और बी वेक्टर की बात करनी हो, रिजल्टेंट और बी वेक्टर के बीच में बात करनी एंगल, तो ये वाला आएगा, ये बीटा लिख लिया मैंने, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में बनाया तो यहां जैसे बना सकता हूं ये एंगल थीटा, सारे एंगल बना दिए मैंने, ये एंगल थीटा माना था, अगर पूरा एंगल थीटा, रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में मैंने अल्फा माना, बी वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच में मैंने बीटा लिख लिया, तो मैंने वहां पे भी शो कर दिया इसे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो कर लिया इतना हम लोगों ने, ठीक है। बोलना ये अलग से बना लेते एक बार, ये ए वेक्टर बनाया, ये तो हम लोगों ने बी वेक्टर बना दिया ऐसे करके कुछ, अब ये आ गया बी वेक्टर हमारे पास, ठीक है। बोले ये रिजल्टेंट आ गया। अब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में बात करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में बात करेंगे, डायरेक्शन तो बना रखी है हम लोगों ने, सिर्फ ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लिया, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा इधर से इधर, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, सिर्फ ये करेंगे एक को एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा डॉटेड करके ऐसे, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये ऐसे करके हमारे पास ए और बी के बीच में एंगल थीटा है हमारे पास। अब ये बी वेक्टर है, या तो ट्रायंगल के लॉ सिंपल पाइथागोरस लगा लो, वैसे कर सकते हैं, बी के कंपोनेंट तो सीख लिए, तो यहां से यहां तक हमारे को पता क्या आ जाएगा, बी कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, और ये बी कॉस ऑफ थीटा तो इस साइड वो बी sin थीटा आता, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास बी sin ऑफ थीटा आ गया, ठीक आ गया, बी कॉस ऑफ थीटा, ये आया हमारे पास बी sin ऑफ थीटा आ गया। मैं क्या करूंगा, इस पूरी ट्रायंगल करूंगा, ये वाला यहां से लेके ये, यहां से लेके इस पूरी ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ये वाली ट्रायंगल, ये पूरी की पूरी ट्रायंगल को कंसीडर करना, ब्लू से मार्क कर दिया, ये वाली ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, ठीक है जी। बोला पाइथागोरस थ्योरम, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से लेके यहां तक दिया जाएगा बेस a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये आगे परपेंडिकुलर दैट इज b sin ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या मिलता है, r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इनटू cos ऑफ थीटा। उम्मीद है सबने पढ़ रखा होगा, सबने याद किया होता है, ये ट्रायंगुलर बाइनरी एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास, स्कूल वगैरह डेरिवेशन आती है हमारे पास। रिजल्टेंट ये है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आता है हमारे पास, r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos ऑफ थीटा। दिस इज अगर कोई दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, उनको ऐड कर रहा हूं किन्हीं दो वेक्टर्स को, तो इस तरीके से ऐड किया जा सकता है, r इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ये हम लोग वेक्टर सम कर दिया। अब इसमें डिफरेंट चीजें देखनी है हम लोगों ने, कहां पे r की वैल्यू मैक्सिमम आती है, कहां r की वैल्यू हमारे पास मिनिमम आएगी, हमारे पास कहां r की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, कहां r की वैल्यू मेरे पास मिनिमम आएगी, हमारे पास कहां वैल्यू 0 आ जाएगी, हमारे पास सब चीजें देखेंगे हमारे पास, कहां पे r की वैल्यू मैक्सिमम, कहां पे मिनिमम आ जा रही है,
कहां पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल भी देखेंगे, बड़े काम आते हैं हमारे पास। 0 डिग्री पे कितनी, 90 पे कितनी है, 180 पे कितनी है, 30 पे कितनी है, 60 पे कितनी है, याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी हमारे पास। तो देखते हैं वैल्यूज भी देख सकते हैं इसकी कैसे कैसे एंड। अब देखिए ये बनाया हम लोगों ने कुछ ऐसे करके, ये इस तरह से था, ये ए वेक्टर। अब मान लो ऐसे करके बना दिया, ये बी वेक्टर यहाँ जैसे बनाया, ये बी वेक्टर शिफ्ट कर दिया जाए, बी वेक्टर यहाँ जैसे आ गया, और ये बनाया रिजल्टेंट ऐसे करके, ये रिजल्टेंट आर वेक्टर में लिखा भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को शो करूंगा। ये एंगल कुछ और होगा, इसको अल्फा बोला था हम लोगों ने, और ये एंगल थीटा था, ये एंगल बीटा बोला था। अगर चाहिए हो तो दो वेक्टर जोड़ देंगे ऐसे करके, पूरे यहाँ पे ऐसे जुड़ जाए। ठीक है बोलना। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोला, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos ऑफ थीटा आ गया। आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos ऑफ थीटा आ गया। सबसे पहले मान लो मैं एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लेता हूं, फिर एंगल थीटा 90 की बात करते हैं। ये तो मेन से पॉइंट है जिन पे बात करें। थीटा इज इक्वल टू 180 की बात करते हैं, फिर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या रहेगा, थीटा किसका है, ए और बी के बीच एंगल है। थीटा किसका एंगल है, ए और बी के बीच एंगल। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। कितने डिग्री का एंगल इनके बीच में, 0 डिग्री का एंगल है। मतलब अगर कोई बनता है, मान लो फोर्स जैसे हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, कोई फोर्स है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, कोई ब्लॉक ले लिया मैंने, मास m का ब्लॉक है। एक बंदा यहां से फोर्स लगा रहा है इस साइड को F1 फोर्स, दूसरा बंदा भी यहीं से इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है F2। हमें पता है कि ये मैक्सिमम फोर्स होने वाली, मतलब सबसे ज्यादा जोर लग सकता है अगर दो बंदे लगा रहे हैं तो इसी तरीके से लग सकता है, दोनों एक ही डायरेक्शन को जोर लगा रहे हैं। वही मतलब यहाँ पे वेक्टर में हो गया कि एंगल थीटा दोनों के 0 डिग्री का है, दोनों पैरेलल वेक्टर्स की तरह एक तरह बिहेव कर रहे हैं और इस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो ये तो मैक्सिमम रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है बोलो, यहाँ पे आएगा क्या मैक्सिमम, cos 0 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री पे। तो ऑब्वियस हो गया कि मैक्सिमम ही आएगा। cos 0 यहां पुट कर दो, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये बना तुम्हारे पास r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ 2 into a into b आ गया हमारे पास। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर आया, इसका रूट आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है हमारे पास। स्क्वायर से रूट का आंसर कैंसिल किया, r इज इक्वल टू इसके बराबर आ गया, r का मैग्नीट्यूड इसके बराबर आ गया a प्लस b के बराबर आ गया। तो याद कर सकते हैं हमारे पास जब भी दो वेक्टर्स सेम ही डायरेक्शन में लग रहे हो, मतलब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तो उनको सीधा सीधा जोड़ा जा सकता है, उनको क्या डायरेक्ट ऐड किया जा सकता है। पर ऐसे नहीं हर बार जब दो ऐसे करिए। और मान लो एक फोर्स है हमारे पास, एक फोर्स इस साइड को 5 न्यूटन की लग रही है, दूसरी फोर्स यहाँ को 10 न्यूटन की लग रही है, तो मैं आंसर को बोल दूंगा F1 प्लस F2 कितना, वेक्टर नहीं जोड़ रहे हैं पर सीधा लिख कितना सकते हैं, 15 न्यूटन लग रही होगी, 15 न्यूटन यहाँ पे लग रही होगी हमारे पास। ठीक है, 90 डिग्री पे आ जाओ, ये ए वेक्टर, ये वाला बी वेक्टर हमारे पास, ये कुछ एंगल फोर्स कितना 90 डिग्री का एंगल हमारे पास 90, cos 90 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस सिंपल, r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ b का स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा, एक मास अगर ऐसे करके मास ले लिया तुम लोगों ने, इस मास पे कैसे फोर्स लगी हुई, एक वेक्टर यहां पे लगा है तो दूसरा ऐसे नीचे करके लगा रहा होगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना देगा 90 डिग्री का एंगल ऐसे करके। तो कुछ भी हो सकता है अजीब सा, इस साइड को चल पड़े या रुका रहे, वो अलग केसेस है हमारे पास। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, एक वेक्टर अगर यहां को लगा रहा है तो दूसरा वेक्टर यहां को आ रहा होगा एंटी पैरेलल की तरह, थीटा कितना 180 डिग्री। मतलब अगर एक बंदा इस मास ब्लॉक पे इधर को जोर लगा रहा है और एक बंदा यहां को जोर लगा रहा है, F1 यहां को F2 यहां, तो ऑब्वियस है ना, समझ आता है आपको कि अगर जो फोर्स बड़ी होगी तो वो रिजल्ट में मतलब F1 माइनस F2 मिलना चाहिए। चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट सही मिलता है। मैंने बोला cos 180 कितना माइनस ऑफ 1, cos 180 कितना माइनस ऑफ 1। अब मैं तो देखो एंगल से याद रखता हूं कि cos का एंगल कैसे होना, 0 90 180 270, यहां पे वैल्यू +1 0 -1 0 +1, वैसे याद करिए करो, cos 180 0 90 180, यहां पे वैल्यू नीचे वाली -1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2b आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab आ गया, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। तो इसका रिजल्टेंट r इज इक्वल टू रूट ऑफ a माइनस ऑफ b का होल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू a माइनस ऑफ b आ गई। तो ऑब्वियस था जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे हैं, एंटी पैरेलल हो, तो डायरेक्ट क्या किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, हमारे पास सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। और यही हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे यही वैल्यू हमारे पास मिनिमम आती है। ये वैल्यू क्या शो करा करेगी, मिनिमम वैल्यू शो कर देगी हमारे पास, a माइनस ऑफ b क्या करेगी मिनिमम, और ये वैल्यू जो होती है हमारे पास दिस इज शोइंग द मैक्सिमम वैल्यू,
मैक्सिमम वैल्यू, और ये कौन सी शो कर रही है हमारे पास, मिनिमम वैल्यू शो कर रही है हमारे पास। ठीक है, तो मैक्सिमम ये नहीं हो ये बात थोड़ी सी एंगल कर लेते हैं। ये वाला एंगल जो बोला सर आपने नियम बना दिया अल्फा ऐड करके, और एक एंगल बीटा बना रहे हैं ऊपर, इनको एंगल को पूछ लिया जाए तब। अब देखो याद करना, अब हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया था तो ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था हम लोगों ने। मेरे को ये एंगल अल्फा निकालना है, ये पूरी की पूरी ट्रायंगल पकड़ लो, ये पूरी बड़े वाली ट्रायंगल यहां से यहां, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ये, और नीचे वाला बेस, तो अल्फा tan अल्फा नहीं है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी वैल्यू b sin थीटा थी। इस पूरे की वैल्यू मेरे को पता है, यहां से यहां तक a था और ये b cos थीटा, a plus b cos थीटा थी, ये टोटल कितनी थी, a plus b cos थीटा, ये b sin थीटा। तो tan ऑफ अल्फा कितना आ जाएगा हमारे पास, वो देखिएगा जरा सा, tan ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखना tan ऑफ अल्फा। तो tan अल्फा होता है हमारे पास, tan थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर था b sin ऑफ थीटा अपॉन बेस था हमारे पास a plus b cos ऑफ थीटा, tan ऑफ अल्फा। इस बीटा को भी निकाला जा सकता है हमारे पास, कोई बड़ी बात नहीं हमारे पास, tan ऑफ बीटा, इस बीटा को भी निकाला जा सकता है। थीटा हमारे पास पूछते नहीं तो याद करने की जरूरत नहीं होती हमारे पास कि tan ऑफ बीटा का ना tan ऑफ अल्फा से निकल जाएगा काम हमारे पास। ठीक है, तो इतना सा हो जाता है हमारे पास ट्रायंगल ऑफ एक्सट्रेटिशन। अब इसमें भी थोड़ी सी और चीजें होती हैं, इनको अपने एंड से जरूर करिएगा। थीटा इक्वल टू 0, 90, 180 निकाल दी मैंने, 30 डिग्री पे 60 डिग्री पे निकाल लीजिएगा, उनके रिजल्ट याद हो जाए, बड़ी अच्छी बात है मेरे पास। पर उनके रिजल्ट ज्यादातर कहां यूज होते हैं, जब दो वेक्टर्स इक्वल हैं। मान लो कि a वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम देके रखा तुम्हारे पास, तब क्या रिजल्ट बन जाएंगे, तो वेक्टर्स को ऐड कर लीजिएगा। मान लो a वेक्टर और b वेक्टर बराबर हो जाते हैं, तो r रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना था हमारे पास, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा था हमारे पास, ये था। a और b का मैग्नीट्यूड सेम कर दिया, तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ 2 into a स्क्वायर बन जाएगा इनटू cos ऑफ थीटा बन जाएगा, a into b a स्क्वायर आ गया हमारे पास, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, यहां पे 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, तुम्हारे पास बच गया रूट 2 into a स्क्वायर का रूट a आ जाएगा बाहर, अंदर बचा रूट ऑफ 1 प्लस cos ऑफ थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा के तीन फार्मूले तुम्हारे को हमेशा याद होने चाहिए, cos 2 थीटा के तीन फार्मूले याद रखना, उनको तीन फार्मूले जो भी होते हैं हमारे पास। cos ऑफ थीटा हाफ एंगल लगाना हमारे को, cos 2 थीटा, तो देखो 1 प्लस cos ऑफ थीटा मेरे को तो याद है, जैसे 1 प्लस cos थीटा कितना आता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, रूट 2 बच गया, ये 2 आ जाएगा इनटू a, 1 प्लस cos थीटा 2 का रूट तो मैंने बाहर कर दिया, 2 बन गया, cos से थीटा बन जाएगा cos ऑफ थीटा बाय 2। इसको भी रिजल्ट को याद रख लीजिएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आता है, 2 into a into cos ऑफ थीटा बाय 2 रिजल्टेंट आता है हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए सेम वैल्यू इसके लिए भी निकाल लेना अपने एंड से, क्या करिएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए क्या आंसर आता है, थीटा 90 डिग्री के लिए क्या आंसर आता है, थीटा 180 डिग्री के लिए आंसर आता है, कर लीजिए इनको अपने एंड से, कर लेना इनको। ठीक है, नेक्स्ट पैरेललोग्राम क्या होता है, देखो पैरेललोग्राम नहीं पढ़ेंगे हम लोग, पैरेललोग्राम का सेम रिजल्ट आता है जो ट्रायंगल लॉग है। तो क्या पैरेललोग्राम जरूरी पढ़ना, तो नहीं, बस बता देंगे आपको पैरेललोग्राम में बनाते कैसे हमारे पास थोड़ा सा, कि पैरेललोग्राम में कैसे चल पड़ेगा हमारे पास, ट्रायंगल लॉ से भी चल जाएगा हमारे पास। तो मान लो जैसे पैरेललोग्राम भी सेम कैसे करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के लिए ए वेक्टर मान लीजिए, एक बी वेक्टर ऐसे करके दिया हमारे पास, अब ट्रायंगल में किया, इसको मैंने शिफ्ट किया। पैरेललोग्राम में क्या करते हैं हम लोग, ए वेक्टर है, ए वेक्टर को पैरेलल ऊपर बना दिया, ये बनाया ए वेक्टर, उतना ही मैग्नीट्यूड का ए वेक्टर बना दिया मैंने, इस करके पैरेलल उठाया और ऊपर ले, अब ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये वेक्टर ऐसे बी वेक्टर को आगे ले गए हमारे पास, इधर से लिया, ये बी वेक्टर बना दिया मैंने, ये बी वेक्टर को सेम पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ये बी वेक्टर को पहले शिफ्ट किया, ये वाला शिफ्ट कर दिया। अब जो बोले ये पैरेललोग्राम बन गया हमारे पास, ये पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है बोलते हैं, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये तुम्हारा रिजल्टेंट को शो कर रहा है, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये वैसे ही अल्फा को शो कर रहा होगा, वैसे ही बीटा को शो कर रहा होगा आपके पास। इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम होना जो ट्रायंगल में आता है, जो सेम आ जाएगा ट्रायंगल में आता है, वही रिजल्ट रहता है हमारे पास, तो काम चल जाता है हमारे पास। हमेशा याद रखिएगा, कभी बार क्वेश्चन बना लेते हैं कि कुछ भी उल्टा आंसर बना देंगे कि ए वेक्टर ऐसे है, कोई बी वेक्टर ऐसे करके दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट कहां बनेगा, सी वेक्टर बना देंगे, ए वेक्टर ये बी वेक्टर है तो ये बना दिया सी वेक्टर ऐसे करके मान लो, तो कैसे
ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर इसके पैर से दूसरे का सेट जुड़ा हुआ तो सी वेक्टर रिजल्टेंट को ही शो कर रहा होगा हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को शो कर रहा होगा। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर इज सी वेक्टर के बराबर है। तो कुछ भी शेप हो सकती है हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ऐसे कैसे लिख रखा है, ये कैसे लिख दिया, तो हमारे को रिजल्टेंट कौन सा आएगा, ये ए बना दिया, ये बी बना दिया मैंने, और ये सी वेक्टर बना दिया। तो कैसे कैसे हो रहा है, इसका ये आया, इसके सिर से दूसरे का टेल जुड़ा है, और इसके एक से टेल से दूसरे का सिर जुड़ा है, तो रिजल्टेंट कौन सा हुआ यहाँ पे, ए वेक्टर रिजल्टेंट हुआ, ना कि सी होगा मेरा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये आ जाएगा रिजल्टेंट इज ए वेक्टर यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा रिजल्टेंट होता है कौन सा नहीं होता है, बस छोटी मोटी बातें हैं, बड़ा पूरा डिटेल में नहीं बताया मैंने भी, थोड़ा फास्ट में कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन तो बेसिक हमारे काम आएगा ज्यादातर, वो इतने से चल जाएगा हमारे पास नीट के क्वेश्चन में। दिस इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन बचता है, उसको देख लेते हैं हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे किया जाता है हमारे पास। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं अभी हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हमारे पास, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर मान लीजिए दो से ज्यादा वेक्टर हो गए, अब ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में कैसे चलेगा कि दो वेक्टर्स हमारे पास ऐसे करके बनाया हम लोगों ने, दो वेक्टर थे उनका सम ये बोल दिया हम लोगों ने, आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी का वेक्टर। पॉलीगन में दो से ज्यादा वेक्टर हो जाए, दो भी हो सकते हैं, दो में ट्रायंगल बन जाएगा, मोर देन टू वेक्टर्स के लिए अगर बोल रहे हैं, मोर देन टू वेक्टर्स के लिए, दो वेक्टर से ज्यादा के लिए हम लोग पॉलीगन यूज करेंगे। कैसे बोलेंगे उसको, तो अब मान लीजिए जैसे एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर बनाया मैंने ऐसे करके, ये कुछ बी वेक्टर बनाया हम लोगों ने, ये कुछ सी वेक्टर बना दिया इस तरह से, ये सी वेक्टर बना दिया। अब मेरे को बोल देते हैं इन तीनों वेक्टर्स का एडिशन करके बता दो, तो इन तीनों को सम कैसे किया जाए। तो बेसिक जो है इसका वो वैसे ट्रायंगल से ही है कि हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट बना लेंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे बनेगा, ये वाला आ जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास क्या हो गया, ये नया वेक्टर बना लिया हम लोगों ने, कुछ मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाएगा, ये वाला कितना आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया। अब दो नए वेक्टर्स आ गए तुम्हारे पास, एक ये वेक्टर आ गया, एक ये वाला वेक्टर आ गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये वाला बन जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो बेसिक जो फंडामेंटल वो तो ट्रायंगल लॉ यूज किया हम लोगों ने, पर एट द एंड क्या किया हम लोगों ने, दो वेक्टर ये थे, तीसरा ये था, इन दोनों का रिजल्टेंट ये बना, उसके बाद तुम लोगों ने ये, तो तीसरा रिजल्टेंट जो बना वो इस तरह से बन गया हमारे पास रिजल्टेंट। तो ए बी प्लस सी, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर। तो अगर हमारे पास जितने वेक्टर दिए हो तो हम लोगों ने क्या यहां से निकाली कि अगर हमारे पास 3 4 5 देके रखे हो, तो जो पहले वेक्टर का टेल है फाइनल के हेड के साथ जोड़ दो, हमारे को रिजल्ट मिल जाएगा। किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी हो सकते हैं हमारे पास, ये ऐसे मान लो एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर हो गया, ये तीसरा वेक्टर हो गया, ये चौथा वेक्टर हो गया हमारे पास। अब रिजल्टेंट निकाल दो, बोला इन चार वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल दो, तो क्या किया जाएगा, इस वेक्टर को फाइनल के साथ जोड़ दो, इस वेक्टर को फाइनल के, ये बना ली थोड़ा फाइनल बड़ा करके, ये फाइनल वाला, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। दिस वन इज ए वेक्टर, दिस वन इज बी वेक्टर, दिस वन इज सी वेक्टर, दिस वन इज डी वेक्टर लिख लेते हैं इसको, ए बी सी डी। हमारे पास चार वेक्टर्स हैं, इन चारों का रिजल्टेंट कैसा आएगा, एक के बेस के साथ फाइनल का हेड जोड़ दो, रिजल्टेंट मिल जाएगा हमारे पास। तो पॉलीगन लॉ ऐसे यूज करते हैं हमारे पास, पॉलीगन लॉ ऐसे करके यूज करते हैं, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर प्लस ऑफ डी वेक्टर, ऐसे ही बोलेंगे। मतलब अगर मैं क्या करता, अगर सम ऐसे करके, ऐसे इधर से कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मान लो अगर हम लोगों ने ऐसे करके बनाया होता कि अगर ये ऐसे करके एक वेक्टर ऐसे है, तुम्हारे पास क्लोज्ड कोई फिगर दे दिया जाए, ये तीसरा है, ये चौथा बनाया, ये अगर अब रिजल्टेंट बोला जाएगा तो ऑब्वियस होगा हम यहां से यहां भी जोड़ देंगे। अब मैं ऐसे करता हूं, क्लोज ही बना दिया, ऐसे करके सबका नाम दे दिया, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर नाम दे दिया, ये सी वेक्टर नाम दे दिया, ये डी वेक्टर, ये ई वेक्टर नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, अब क्लोज्ड पॉलीगन बन गया, क्लोज्ड पॉलीगन जैसा। तो देखो अगर मान लो आर वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी डी ई लिख दिया हम लोगों ने ऐसे करके, तो मैं इन सबको इधर ले आऊं, इस वाली साइड को ले आऊं, तो आर वेक्टर माइनस ऑफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी इक्वल टू 0 बन जाएगा। ऐसे करके बना सकता हूं मैं, आर वेक्टर माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ सी माइनस ऑफ डी इज इक्वल टू 0 लिख सकता था वेक्टर। मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसे लिखूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ऑफ ई कर दूं, प्लस ऑफ ई कर दिया, अगर मैंने सबको सम करके लिख दिया, सबको सम करके लिख दूं तो भी 0 लिख सकता हूं ऐसे करके, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर प्लस ऑफ सी प्लस ऑफ डी प्लस ऑफ ई, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इसको, सम के कर दिया, रिजल्टेंट का 0 करके इक्वल कर दिया।
तो ये क्या है, ये नेगेटिव होने का मतलब है, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेगेटिव वेक्टर क्या होता है हमारे पास। तो बस ये पॉलीगन नॉर्म है कि सम करके इक्वल टू 0 कर दो। अगर क्लोज है पॉलीगन, जैसे ये सारे एरोज एक के बाद ऐसे करके आ रहे हैं हमारे पास, तो इन सबका सम इसके बराबर कर देंगे हम लोग, 0 के बराबर कर दिया करेंगे, तो ये पॉलीगन लॉ आ जाएगा। ऐसे करके देखा जा सकता है, इस तरह से देखा जा सकता है हमारे पास, ये पॉलीगन लॉ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, या फिर नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है हमारे पास। पहले नेगेटिव वेक्टर देख लो क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है हमारे पास। मान लीजिए कोई वेक्टर है, ए वेक्टर हमारे पास, इस तरह से लिखा है ए वेक्टर हमारे पास, ये वेक्टर हमारे पास, इस वेक्टर को पकड़ा, ये मैग्नीट्यूड वाइज इस तरह से लेंथ है, इतना सा वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसको पकड़ा उल्टा कर दिया साइड को, ये वेक्टर है, मैं इसको सेम ऐसे उल्टा कर दिया, ये माइनस ऑफ ए वेक्टर लिखा जाएगा। ये कुछ नहीं है, बस नेगेटिव वेक्टर, उसका नेगेटिव कर दिया, बस मैग्नीट्यूड सेम रखा, डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी तुम लोगों ने, मैग्नीट्यूड सेम रखा और डायरेक्शन को क्या दिया, एकदम उल्टा कर दिया, ये वेक्टर ऐसे करके इसको उल्टा पकड़ के ऐसे कर दिया, ये नेगेटिव वेक्टर हो गया तुम्हारे पास। अगर नेक्स्ट बोले हम लोग नेगेटिव वेक्टर हो गया, तो इसमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन, एडिशन तो हम लोगों ने सीख लिया थोड़ा बहुत सा कि एडिशन करनी वेक्टर की, बेसिकली थोड़ा सा कि वेक्टर की एडिशन करनी तो कैसे करेंगे, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन करनी तो कैसे करेंगे आप। मान लीजिए एक वेक्टर मैंने बना लिया ऐसे करके, ये ए वेक्टर था हमारे पास और इस तरह से था बी वेक्टर, ये था हमारे पास बी वेक्टर था। ये अगर ऐसे करके मान लीजिए इन दोनों के बीच में दो वेक्टर लेकर के इनके बीच में एंगल थीटा बना लिया, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन अलग अलग तरीके से होते हैं, डेरिवेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं हमारे पास। अब मैं तो बेसिक सा, अगर बी वेक्टर ये मान लो मेरे को निकालना है, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर क्या होगा हमारे पास, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, ठीक है बोलो, ये बी वेक्टर है, इसका माइनस ऑफ चाहिए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलना ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर लिख देना, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर लिख दिया, ठीक है बोलो, ये बी वेक्टर है, इसको उल्टा करके पलट देते हैं पीछे साइड को, ए वेक्टर है उसको पलट के पीछे वाली साइड को कर दिया, ये पकड़ा और ये आ गया माइनस ऑफ बी वेक्टर, ये लिख दिया हम लोगों ने माइनस ऑफ बी वेक्टर लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है बोलो, ये जितना मैग्नीट्यूड इसका उतना इसका आ जाए, ये एंगल थीटा तो ये वाला ऑब्वियस कितना आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा लिख दिया मैंने 180 माइनस ऑफ थीटा। अगर मैं ए और बी के रिजल्टेंट की बात करता तो मैं इस तरह से बनाता, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट दैट इज ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। ये हमेशा होगा कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनके बीच में जाता है, ए वेक्टर बी वेक्टर रिजल्टेंट उनके बीच कहीं पे आएगा, सेंटर में तो बना दिया। अब जो वेक्टर बड़ा होता है उसकी साइड पे होता है, वैसे ए वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस बी मैंने जनरल बीच बना दिया। अब मान लो ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो चाहिए मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये इसको क्या लिखा जाएगा, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर, इस तरह से लिखा जाएगा। मतलब क्या हो गया इसका, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, तो मतलब हो गया इसका, ठीक है। तो इसके बोला मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, पहले देखो, पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था तो एंगल थीटा था, अब उसी रिलेशन में क्या करोगे तुम लोग, अब मान लो रिजल्टेंट निकालना हमारे को, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं वैसे इसको फॉर्मूले को दो, रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab, ये ड्राइव किया था हम लोगों ने कॉस ऑफ थीटा, वहां पे थीटा, अभी एंगल कितना हमारे पास 180 माइनस थीटा, 180 माइनस ऑफ थीटा आ गया हमारे पास, 180 माइनस थीटा, अब cos 180 माइनस थीटा ये बना ली तुम लोगों ने, 180 ये आगे 180 वाला क्वाड्रेंट, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया कहीं पे, सेकंड क्वाड्रेंट में आया हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो फार्मूला क्या बन गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab इनटू cos ऑफ थीटा। तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का, दैट इज आर, ये कितनी आती है, r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ab इनटू cos ऑफ थीटा, हमारे पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है। बोला रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता लग गया, ये रिजल्टेंट लिखना तो मैं सिंपली लिख देता हूं, r वेक्टर r डैश लिख लेते हैं इसको, r डैश वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड वाइज ये वेक्टर वाइज लिख दिया हम लोगों ने ऐसे करके, ठीक है। बोलना अब बोलना वहां पे आप लोगों ने अल्फा की वैल्यू बात करी थी हम लोग थोड़ी देर पहले, tan ऑफ अल्फा ये आया था, tan ऑफ अल्फा रिजल्टेंट और वेक्टर बीच में अल्फा था। अब अगर बात करनी हो tan अल्फा की, अगर a वेक्टर और इस रिजल्टेंट की बात करनी है, मान लो अल्फा डैश लिख दिया मैंने, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, tan अल्फा डैश की बात कर लेते हैं, मान लो तो पिछले वाला फॉर्मूला कितना था हमारे पास, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा था, a प्लस b cos ऑफ थीटा था हमारे पास। अब थीटा की जगह कितना हमारे पास 180 माइनस ऑफ थीटा होगा, 180 माइनस ऑफ थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा cos ऑफ 180 माइनस ऑफ थीटा आ गया मेरे पास, cos ऑफ 180 माइनस ऑफ थीटा दिखाई दे रहा है यहाँ तक। तो
अब हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमारे पास tan ऑफ अल्फा डैश इज इक्वल टू b sin 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ऊपर क्या आ गया b sin ऑफ थीटा, तो ऐसे रहा साइन, ये अभी सॉल्व किया तो माइनस cos थीटा, a माइनस ऑफ b cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला आता है हमारे पास, इस तरह से एंगल निकालना तो इस तरह से निकाला जा सकता है हमारे पास, ठीक है। ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो जाती है हमारे पास, तो इस तरह से वेक्टर सब्ट्रैक्शन की जाएगी हमारे पास, इस तरह से किया जाएगा, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा हमारे पास। अब तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो वैल्यूज वैसे कर सकते हो, मान लो अब देखो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में लिख लिया r डैश का लिख लेते हैं, r डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab इनटू cos ऑफ थीटा। वैल्यूज अपने एंड से करिएगा, थीटा को 0 डिग्री पुट करके, थीटा को 90 डिग्री पुट करके, थीटा को 180 डिग्री पुट करके कर सकते हैं सिंपल में। तो सॉल्व करके तुम्हारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट देखो, अब वेक्टर को एडिशन से किया, सब्ट्रैक्शन से किया, थोड़ा बहुत सा हम लोगों ने। अब वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने कैसे हमारे पास, तो देखिए सबसे पहले चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर हम लोग देखिए कि वेक्टर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा, और वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हमारे पास, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे सबसे पहले। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक हमारे पास क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, या फिर डॉट प्रोडक्ट बोल लो, वेक्टर प्रोडक्ट बोल लो, वेक्टर प्रोडक्ट बोल लो, एक स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट बोल लो। सबसे पहले इसको सीख लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और फिर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को देखते हैं। सबसे पहले बोला स्केलर प्रोडक्ट में क्या क्या चीज होती है हमारे पास, स्केलर प्रोडक्ट में या फिर डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या चीज है, देखो जल्दी से। अगर मान लो ए वेक्टर ये है, कोई बी वेक्टर हमारे पास, ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर हमारे पास, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है आपको। मैं क्या लिखूंगा, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट करें हमारे पास इज इक्वल टू इसके बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा, बस दैट्स आसान, सबसे आसान है डॉट प्रोडक्ट करना। हमारे पास दो वेक्टर लिए, उनका मैग्नीट्यूड ऐसे लिख लेते हैं, ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा। थीटा कौन सा एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जैसे कि ए वेक्टर ही बनाया, ये बी वेक्टर बनाया, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, इन दोनों के बीच एंगल थीटा, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल थीटा। अब देखिए, अब मैं इनको कैसे लिख सकता हूं, अब दो तरीके हमारे पास, या तो मैं ए को रिजॉल्व कर दूं, मतलब डेफिनेशन क्या बोलती है, ए के रिजॉल्व किया मैंने, इधर कंपोनेंट आएगा ए का, ए cos ऑफ थीटा, इस साइड पर आएगा ए sin ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर मान लो बी वेक्टर है तो बी वेक्टर के अलोंग जो आ रहा कंपोनेंट उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो b into a into cos ऑफ थीटा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, ऐसे करके कि b वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते और इनटू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा लिख दो। तो इसमें ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो, इस तरह से लिखो तो भी गलत नहीं हमारे पास। तो मतलब क्या सिर्फ a वेक्टर की रिजॉल्व कर सकते हैं, चाहिए a वेक्टर का कंपोनेंट लिख रहे हैं हम लोग, a वेक्टर का कंपोनेंट लिख रहे हैं, जरूरी नहीं है। अगर हम लोग b वेक्टर कंपोनेंट लिख देते तो मैं b को रिजॉल्व कर सकता, b को रिजॉल्व करता तो इस साइड को कंपोनेंट बन जाता b cos थीटा, इस साइड को कंपोनेंट बनता b sin ऑफ थीटा। तो मैं इधर ऐसे छोड़ के अगर b को रिजॉल्व करता तो और करके मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a into b का मैग्नीट्यूड into cos ऑफ थीटा। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके अलोंग जो वेक्टर आ रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट मिलता है। कोई भी एक वेक्टर उसी वेक्टर के अलोंग जो दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट आ रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए हमारे पास, तो वेक्टर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आता है, हमारे पास उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जैसे एग्जांपल हम जो आगे पढ़ेंगे, जैसे वर्क मान लो, वर्क का हमारे को पता क्या होता है फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, हमारे पास वर्क मिलता है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, हमारे को स्केलर क्वांटिटी मिलती है हमेशा, ऑलवेज। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने के मिलता है, डॉट प्रोडक्ट करने पे मिलता है हमेशा स्केलर क्वांटिटी मिलती है हमारे पास। जनरल में जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल ले लेना, अगर मैंने फोर्स को लिख लिया ऐसे करके 2i प्लस ऑफ 3j प्लस ऑफ k कैप लिख लिया मैंने ऐसे करके। अब मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख लिया 2i माइनस ऑफ j कैप लिख लिया ऐसे करके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब मेरे को बोल रहे हैं f डॉट s निकाल के बता दो जी, f डॉट s निकाल के बता दो, दैट इज वर्क निकाल के बता दो।
तो वैल्यू जो आंसर आएगा ना वो सिंपल मैग्नीट्यूड में आएगा हमारे पास, सिंपल मैग्नीट्यूड में आंसर आ जाएगा। इनका डॉट और क्रॉस के, इसका डॉट कैसे करते हैं आई जे और के को, उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी से हमारे पास। तो मान लो अगर मेरे पास ये हमारे को पता है आई जे के हमारे पास यूनिट वेक्टर्स है हमारे पास, ये यूनिट वेक्टर लिखे मैंने आई वेक्टर, जे वेक्टर एंड के वेक्टर। देखो कि एक का हम देखते हैं सबसे पहले, मान ये एक्स एक्सिस में हम आई कैप मानते हैं, एक्स एक्सिस में आई कैप मान लिया, ये वाई एक्सिस में मैंने जे कैप मान लिया, वाई एक्सिस में मैंने जे कैप मान लिया, जेड एक्सिस में मैंने के कैप मान लिया। ठीक है बोला। अगर मान लीजिए मेरे पास पूछते हैं आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्या करें, आई वेक्टर डॉट आई कैसे करना है, तो ये आई पे कैप है हमारे पास, दूसरा वेक्टर भी आई कैप इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो कितने डिग्री आई डॉट आई कैसे लिखेंगे, आई वेक्टर दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आई का मैग्नीट्यूड, अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने बता रखा तुम्हारा कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 लिख दिया हम लोगों ने, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे के वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 आ जाएगा, ए बी cos ऑफ थीटा आता है, cos ऑफ थीटा। अब आई और आई कैसे हैं पैरेलल वेक्टर, मतलब एक के ऊपर आ जा रहा है हमारे पास एक, तो कितने डिग्री एंगल इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो cos 0 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास आई डॉट आई कितना आ गया। सिमिलरली हमारे पास j डॉट j कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, k डॉट k कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बोलना i डॉट j कितना आ जाएगा हमारे पास, i डॉट j करना हो तो बोलना कैसे आएगा, अब आई ये आई रहा, ये j कितने डिग्री एंगल इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो i डॉट j cos 90 0 तो 0 डिग्री, तो इस हिसाब से सबके बीच में 90 है, यहाँ पे 90 हमारे पास 90 डिग्री के एंगल है, तो कितना आ जाएगा, इनको सबको जिस मर्जी को करते रहो तो मल्टीप्लाई हमेशा 0 ही आएगा, जिस मर्जी को मल्टीप्लाई करते रहो हमेशा कितना आंसर आएगा 0 ही आंसर आएगा हमारे पास, क्योंकि हर दूसरे वेक्टर आई जे जे के आई के बीच में हमेशा कितने डिग्री एंगल रहेगा 90 डिग्री का एंगल रहेगा, तो उन दोनों का हमेशा डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा हमारे पास 0 आया करेगा। तो इनको भी कर लेना, जैसे मान लो इसको कर लिया आपने हमारे पास f डॉट ऑफ s करना है, तो अब i डॉट आई करेंगे, i डॉट j दिया और k दिया, मान लो इसमें और बढ़ा लेता हूं मैं, इधर k वेक्टर भी लिख दिया मैंने। अब मैं अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इसके साथ करूंगा, तो ऑब्वियस है ना i j 0 हो जाएगा, i k 0 हो जाएगा, i डॉट i करना हमारे को, तो i डॉट i 1 तो 2 into 2 4, j डॉट j 1 माइनस ऑफ 3, k डॉट k 1 प्लस 1 लिखा, 4 प्लस 5 5 माइनस 3 हमारे पास 2 आंसर आ गया, ये वर्क आ गया हमारे पास, कितना मैग्नीट्यूड वर्क 2, जो भी यूनिट्स आ जाएंगे जैसे मान लो जूल में आ जाता है, एनर्जी की जो आएंगे वो वर्क यूनिट्स 2 जूल का वर्क कर रहे हैं हमारे पास, तो ये आंसर आ जाता है हमारे पास सिंपल में। तो ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास। अब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के, जैसे मान लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ऑफ ए होता है हमारे पास, ऐसे कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेना थोड़ी बहुत सी, तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। एक होते हैं एंगल निकालने वाले, ये इंपॉर्टेंट है कि हमेशा ट्राई करना, जैसे मेरे हिसाब से कि अगर मान लो दो वेक्टर्स के बीच एंगल पूछा ना, ऑलवेज ट्राई कि cos थीटा से करने पे हो जाए, अब कभी कभार ना हो तो साइन हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ज्यादातर डॉट प्रोडक्ट से ना चीजें आसान होती है, कैलकुलेशन करना आसान है हमारे पास। ये ए वेक्टर लिखा हम लोगों ने, ये बी वेक्टर लिखा इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछे तो हमेशा प्रेफर करो cos थीटा से निकल जाए, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का, ये एंगल आ जाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऐसे करके निकाला जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। अब देखना नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज और भी होती है हमारे पास। अब थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं तो सिर्फ थोड़ा सा काम की चीजें देखते हैं हमारे पास, रिवाइज करते हैं। स्केलर वेक्टर से वैसे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे हमारे पास। अब देखना प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है हमारे पास, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। मान लो कोई एक वेक्टर है ऐसे करके, ये ए वेक्टर बनाया मैंने, ये ए वेक्टर बना दिया मैंने, इस तरह से बी वेक्टर बना दिया, बी थोड़ा सा बड़ा बना लिया मैंने। अब मैं पूछ रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो पूछ रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो कुछ नहीं करना था, प्रोजेक्शन गिरा दो। ये तुमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप गिरा दिया, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप मतलब तुमने ए वेक्टर की प्रोजेक्शन गिरा दी है, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये प्रोजेक्शन गिरा तुमने, मैंने मान लिया ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल थीटा था हमारे पास, तुम लोगों ने इसके प्रोजेक्शन गिरा दी तुम्हारे पास, तो इसके प्रोजेक्शन ये वाला, तो ये तो हमारे को पता ही है कि ए वेक्टर कंपोनेंट है, ये तो एक तरह से ये जो प्रोजेक्शन गिरा है ये तो कंपोनेंट है, तो ये कितना होता है हमारे पास, ये तो ए cos ऑफ थीटा था, ये कितना था हमारे पास, दिस इज ए cos ऑफ थीटा, दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। और ध्यान से ना बोल क्या रहे हम बोल रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अगर बी ऑन ए पूछा तो अलग हिसाब से करते, तो बी cos ऑफ थीटा आ जाता। अभी क्या आ रहा है हमारे पास,
ए इंटू कॉस ऑफ थीटा आ रहा है। ये प्रोजेक्शन होते हैं हमारे पास, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी दैट इज ए कॉस ऑफ थीटा। अगर मान ली कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है मेरे पास, अब मैंने तो पढ़ लिया, बोला ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर किसके बराबर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, यहां से a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड a इनटू cos ऑफ थीटा दैट इज a वेक्टर डॉट ऑफ b वेक्टर अपॉन a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड आ गया। a वेक्टर a का मैग्नीट्यूड से कैंसिल, अब ये हमारे पास बच गया a वेक्टर डॉट ऑफ b वेक्टर अपॉन b का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास। b वेक्टर अपॉन b यूनिट वेक्टर हो गया, तो क्या बन गया हमारे पास, a वेक्टर डॉट ऑफ b का कैप हो गया हमारे पास। एक और रिजल्ट मिल गया हमारे पास, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए पूछा तो सिमिलरली वैसे कर लेते हैं हमारे पास, तो इसको याद रखना तभी रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, पूछ लेते हैं एक बार यहां से क्वेश्चन अगर आता है हमारे पास कि प्रोजेक्शन का बता दो ए वेक्टर के बी पे प्रोजेक्शन कितनी करेंगे, दैट इज ए वेक्टर डॉट ऑफ बी का कैप आ गया हमारे पास, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी का कैप आ गया हमारे पास। ये स्केलर फॉर्म होती है हमारे पास, दिस इज स्केलर फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन। अगर वेक्टर फॉर्म पूछे तो, अगर वेक्टर फॉर्म पूछ लेना, मान लीजिए तुम्हारा वेक्टर फॉर्म पूछ ले, वेक्टर फॉर्म में निकाल दो, वेक्टर फॉर्म में निकाल दो, कुछ नहीं करना वेक्टर फॉर्म के लिए, बी जिसके ऊपर गिरा रहे हैं ना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तुमने बी कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ए वेक्टर डॉट ऑफ बी कैप है, तुमने बी कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, बी वेक्टर से बोल देते हैं, बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्शन के लिए, बी कैप से मल्टीप्लाई कर दी तुमने, ये बी कैप से मल्टीप्लाई कर दी तुमने। तो इस तरह से हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर किए जाएंगे, ए वेक्टर डॉट बी कैप इनटू बी कैप से मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर फॉर्म में। ये भी ध्यान रखना, स्केलर फॉर्म ऐसे लिखा जाता है हमारे पास। मान लो जैसे क्वेश्चन तुम्हारे पास, क्वेश्चन देखते हैं, इसको ध्यान करिए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए रखा हमारे पास 2i माइनस ऑफ j प्लस ऑफ k, 2i माइनस ऑफ j प्लस ऑफ k, और बी वेक्टर तुम्हारे पास देख रखा है i माइनस ऑफ 2j प्लस k। तो मैं पूछ रहे हैं फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर। a वेक्टर के प्रोजेक्शन b वेक्टर पे निकालने तुम्हारे को, a वेक्टर के प्रोजेक्शन b वेक्टर पे निकालने। तो अभी ये पीछे या तो वैसे करके लंबा करेंगे या तो याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है हमारे पास। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी पे गिराने ना, तो ए वेक्टर लिखा डॉट ऑफ बी के कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। ए वेक्टर लिखा और जिसके ऊपर गिराने ना उसके कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके ऊपर गिराने प्रोजेक्शन उसके कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ए वेक्टर था हमारे पास 2i माइनस ऑफ j प्लस ऑफ k कैप लिखा वेक्टर, डॉट करना है तुमने b कैप है तो b वेक्टर ये लिखा i कैप माइनस ऑफ 2j प्लस ऑफ k लिख दिया मैंने, अपॉन b का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, दैट इज रूट ऑफ इसका स्क्वायर 1 प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ 1 दैट इज रूट 6 आ गया तुम्हारे पास। कैलकुलेशन देख लेना, कुछ गलती हो तो 2 4 और 6 आ गया हमारे पास। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो i डॉट i 1 हो गया माइनस ऑफ j डॉट j1 माइनस माइनस प्लस दैट इज 2 और यहाँ पे प्लस 1 आ गया डिवाइडेड बाय रूट 6 आ गया, 5 बाय रूट 6 आंसर आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन 5 बाय रूट 6। नेक्स्ट देखिए अब वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं हमारे पास, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। अब अगर क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट में तुम्हारे पास ऐसे पूछ लेते कि दो वेक्टर सेम दे करके उनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो उनके कर लीजिए। जैसे मान लो कि चलो ये ए वेक्टर है, एक ये वेक्टर, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा तुम्हारे पास। ऐसे छोटी छोटी चीजें देखिएगा, इसका आंसर a स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट देखिए वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं हमारे पास, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो एक कोई वेक्टर ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस निकालना है, ये ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर निकालना है। तो कितना आता है हमारे पास, ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा, अब इनटू एन का कैप। एन कैप क्या है, अब देखो जब डॉट प्रोडक्ट इनका किया था ना हम लोगों ने, तो इधर मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड आ रहा है, सिर्फ आंसर क्या आएगा, स्केलर फॉर्म में आंसर आ रहा था, स्केलर फॉर्म में आंसर आ रहा है बस, कोई डायरेक्शन नहीं मतलब। अब यहाँ पे जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना आपस, जो दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमारे को जो तीसरा वेक्टर मिलता है तो उसके हमें जो तीसरा मिल रहा है वो वेक्टर मिलता है, तो वेक्टर मिल रहा है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन ये किसको बताता है,
डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट करके आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, ये बोल सकते हैं हमारे पास डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। तो ए क्रॉस ऑफ बी दैट इज ए बी साइन थीटा इनटू एन का कैप, ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप आ जाता है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। कैसे करेंगे बोलो, मान लीजिए ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये मैंने बी वेक्टर मान लिया, ये एक ही प्लेन में, जैसे मान लो हाथ में ये एज अ हैंड एक वेक्टर ये आ गया, एक फिंगर मान, दो फिंगर अंगूठे मान लेते, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस ऑफ बी कर रहे तुम लोग, ए क्रॉस ऑफ बी, एक ही प्लेन पे दोनों वेक्टर्स एक ही प्लेन पे, तो ए क्रॉस ऑफ बी एक साइड से घुमाना, एक साइड घुमा लेना, इस तरह से घुमाना, राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं इसको। अब राइट हैंड पाम रूल 10th क्लास में पढ़ा, वैसे हम लोगों ने इस तरह घुमाया, जो ऊपर थंब की डायरेक्शन आएगी ना तुम्हारे पास, ऊपर वाली डायरेक्शन, वो तुम्हारे पास सी वेक्टर आ जाएगा। ये रिजल्ट इनके एन कैप बोल दो, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर, सी वेक्टर ये आ गया तुम्हारे पास ऊपर वाली साइड को, ये सी वेक्टर आ गया तुम्हारे पास। तो सी वेक्टर मैंने इस तरह से बना दी कुछ, ये वर्ड है तुम्हारी वाली साइड को, अगर ये प्लेन पे पड़े दो वेक्टर्स तो एन कैप तुम्हारी वाली साइड को शो कर रही है, एन कैप किस चीज को शो कर रहा है, तुम्हारी वाली साइड को शो कर रहा होगा। तो ए क्रॉस ऑफ बी, अगर जैसे मान लो बी क्रॉस ऑफ ए करना होता है मेरे को, बी क्रॉस ऑफ ए, बी क्रॉस ऑफ ए करता है नीचे वाली साइड को, अगर बी क्रॉस ऑफ ए कर रहे हैं तो तुम्हारी वाली साइड से ऑपोजिट में आ जाता, बी क्रॉस ऑफ ए अंदर वाली साइड को आ जाता, टुवर्ड्स इन बोर्ड चला जाता हो। तो एन कैप तुम्हारी वाली साइड को जा रहा है, बाहर वाली साइड को जा रहा है, एन कैप वो शो कर रहा है। तो एन वेक्टर का हमको डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, कैसे निकालते हैं, एन कैप की जो डायरेक्शन निकालते हैं हम लोग बोलना, वो निकालते हैं राइट हैंड पाम रूल से, राइट हैंड थंब रूल बोल लो, राइट हैंड थंब रूल, पाम रूल अलग है, राइट हैंड थंब रूल, ए क्रॉस ऑफ बी, थंब रूल बता रहा है हमारे पास, जो थंब जिस साइड को थंब आ जाएगा डायरेक्शन, ए क्रॉस ऑफ बी, एन कैप तुम्हारी वाली साइड को, एन कैप कहां पे आ जा रहा है, तुम्हारी वाली साइड को, वो डायरेक्शन आ जा रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट किया कैसे जाता है हमारे पास, अब जैसे मान लीजिए ए क्रॉस ऑफ बी, ए इनटू बी करना, ए बी साइन ऑफ थीटा, वैल्यूज और एंगल दिए तो सिंपल पुट कर देंगे हमारे पास, डायरेक्शन में तीसरा वेक्टर बता देगा। अगर मान लीजिए आई जे के में दिख रखा है, ये वेक्टर है, कुछ मान लीजिए ऐसे दिख रखा है आई माइनस ऑफ जे प्लस ऑफ के, अगर यूनिट वेक्टर्स इसकी आई जे के फॉर्म में दिख रखे हैं वेक्टर्स, तब कैसे करेंगे हमारे पास, मान लीजिए 2i मान लिया प्लस जे माइनस ऑफ के मान लिया। अब दो वेक्टर्स का क्रॉस कैसे किया जाएगा, मेरे को निकालने बोल रहे हैं, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर निकाल के बता दीजिए, तब कैसे करते हैं, तब हम मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का यूज करके आसान से हो जाता है उससे, बेसिक बता देते हैं, इसको बता देते हैं कैसे किया जाएगा हमारे पास। मान लीजिए दो वेक्टर का क्रॉस करना, अब सिंगल सिंगल को करना मुश्किल हो जाएगा, क्यों, अब देखो अगर मान लो ये आई माना था मैंने, ये जे माना है, और इस साइड को के वेक्टर बना लिया हम लोगों ने, आई जे और के बना लिया। अगर सबसे पहले आई वेक्टर क्रॉस ऑफ आई करने को बोल रहे हैं हमारे पास, एक मान लेते हैं आई क्रॉस ऑफ जे करने को बोल रहे हैं, फिर उस हिसाब से रिजल्ट लिख लेंगे हम लोग, आई क्रॉस ऑफ आई, तो आई क्रॉस ऑफ आई क्या लिखा जाएगा, आई वेक्टर क्रॉस ऑफ आई, ए का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, इसका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास 1 ही आ गया, तो इनटू साइन ऑफ थीटा। अब साइन थीटा इन दोनों का, साइन थीटा कितने डिग्री एंगल, साइन 0, तो साइन 0 क्या हो गया तुम्हारे पास, सारे टर्म 0 होगी, तो आई क्रॉस ऑफ आई कुछ नहीं आएगा हमारे पास, कोई वेक्टर नहीं आएगा, तो आई क्रॉस ऑफ आई की 0। उस हिसाब से क्या बोल देंगे, सिमिलरली हम लोग सिमिलरली बोलना कि j क्रॉस ऑफ j इज इक्वल टू 0, k क्रॉस ऑफ k, j क्रॉस ऑफ j इज इक्वल टू k क्रॉस ऑफ k, दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद सेकंड में हमारे पास i क्रॉस ऑफ j कैसे करेंगे, 90 डिग्री एंगल बोलना, i क्रॉस ऑफ j इज इक्वल टू i क्रॉस ऑफ j दैट इज इक्वल टू बोलना i j वेक्टर 1 मैग्नीट्यूड 1 साइन 90, साथ में डायरेक्शन भी लिखते हैं, i क्रॉस ऑफ j बाहर वाली साइड को यानी कि k वाली साइड को आ गया, तो ये लिख दिया साथ में k क्या है, तो sin 90 1, तो क्या मिल गया आंसर हमको कि i क्रॉस ऑफ j किसके बराबर, k के बराबर। आसानी से कैसे करेंगे, वरना बार बार हाथ ही घुमाते करेंगे क्या, इससे आसान तरीका भी है हमारे पास। कैसे, ये मान लो i कैप लिखा, ये j कैप यहां लिख दिया मैंने, ये k कैप लिख दिया मैंने, i कैप लिखा, j कैप और k कैप लिख दिया मैंने, क्लॉकवाइज में डायरेक्शन ले ली, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव, हमने क्लॉकवाइज में घूमना, i क्रॉस ऑफ j k के बराबर, k क्रॉस ऑफ i j के बराबर, बस सिंपल, k क्रॉस ऑफ j, अब उल्टी डायरेक्शन में नेगेटिव, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव, और जंप नहीं कर देना, ऐसे नहीं करने लगना कि k क्रॉस ऑफ i पूछे तो तुम मान लीजिए ऐसे नहीं कर सकते, अगर i क्रॉस ऑफ k पूछा है तुम ऐसे नहीं कर सकते, i क्रॉस ऑफ k, इधर j को नहीं बीच में रखना, i क्रॉस ऑफ k पूछा है तो ऐसे करके करना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा, तो जैसे i क्रॉस ऑफ k पूछ रहे हैं बस, तो मैं उल्टा गया, यहां से इस साइड हो गया, तो मेरा आंसर आता माइनस ऑफ j क्या बन जाता।
बात समझ आई कि जंप नहीं करना है, तीसरे वेक्टर के बीच में आ गया, हमें दो वेक्टर का के क्रॉस हो जाएगा तो माइनस ऑफ आई क्रॉस हो जाएगा प्लस ऑफ के, तो हम इसको यूज करा करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो इन दोनों क्रॉस करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, या तो सिंपल कर लो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इसके, इसको इसके, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसको, तब मल्टीप्लाई। एक और आसान तरीका कैसे है, डिटरमिनेंट निकाल के। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं देख लीजिए, डिटरमिनेंट से थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है हमारे पास, डिटरमिनेंट से तरीका थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है हमारे पास। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को लिख लेते हैं हमारे पास, या फिर कुछ भी नया बना लेते हैं। ये बनाया हम लोगों ने, मान लीजिए ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी निकालना है, ए वेक्टर लेके रखा था आई कैप माइनस ऑफ जे प्लस ऑफ 2 के लिख लिया मैंने, और बी वेक्टर लेके रखा मेरे पास 2i प्लस ऑफ जे माइनस ऑफ के वेक्टर लिखा है। डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, ये लिखा है ऐसे करके, ये मैग्नीट्यूड निकालेंगे बाद में इसका, आई कैप लिखा है यहाँ जे कैप लिखते हैं, या के कैप लिखते हैं हमारे पास। सबसे पहले ए वेक्टर जो पहले वाला वेक्टर है, जो पहले वेक्टर है उसके कंपोनेंट लिखने, ये 1 लिख लिया, ये माइनस ऑफ 1 लिखा, ये 2 लिख लिया हम लोगों ने, एक साइड 1 एक साइड माइनस ऑफ 1 एक साइड 2 लिख दिया हम लोगों ने। बी वेक्टर को ऐसे लिखा जाएगा, ये 2 ये प्लस 1 ये माइनस 1, इनके कंपोनेंट लिखे जा रहे हैं, आई जे के कंपोनेंट्स लिख दे रहा हूं, आई जे और के कंपोनेंट्स लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है जी, बोलना ये लिख दिया हम लोगों ने। अब कैसे, सबसे पहले आई के को लिखते हैं हम लोग ऐसे करके, इस डायरेक्शन से, इधर साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है ऐसे करके, बाकी साइन होते हैं इधर, अभी सिर्फ इनको देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इससे फिर उल्टे होते जाते हैं हमेशा ऐसे रेसिप्रोकल करो, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके आएंगे। अभी सिर्फ आई वाले, आई के साथ प्लस आई लिखा, क्या करना है, इस वाली जिस पे कर रहे हैं हम लोग, जिसको सॉल्व कर रहे हैं आई वाले को, ये टर्म को ढक दो, इस वाले को ढक दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, जब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव लेके, जैसे कर लेते हैं, आई क्या लिखा मैंने, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया प्लस 1 आ गया, इसको यहाँ किया माइनस वाली मैंने 2 के साथ किया, इस वाले को लिखा माइनस ऑफ जे क्या, इस वाले को ढक दिया, इस वाले को ढक दिया, और देखना इस वाले को हमने ढक दिया, इसको ढक दिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया मैंने माइनस ऑफ 1, इसको यहाँ किया माइनस ऑफ 4 आ गया मेरे पास, ये माइनस ये आ गया, प्लस लिखा के कैप में, इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ कर दिया, 1 into 1 1, और यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस, अब यहाँ पे नेगेटिव ले लिया, 2 into 2 माइनस 2 आता, ये माइनस माइनस क्या करता हमारे पास प्लस 2 लिख दिया मैंने डायरेक्ट फिर। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन गलती होगी तो देख लीजिएगा। अब ये कितना आ जाएगा, माइनस आई कैप माइनस माइनस प्लस 5j प्लस ऑफ 3k कैप आ गया हमारे पास। तो इस तरह से ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर आता है। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हमारे पास तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म मिलती है, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट करते हैं हमारे पास स्केलर आंसर रहता है सिंपल में। ठीक है, तो इतना सा था वेक्टर्स में हमारे पास। एक दो टर्म्स और आती है, एक लैमिस थ्योरम है हमारे पास। लैमिस थ्योरम क्या है, ये क्वेश्चन में हेल्प करती है हमारे लॉज ऑफ मोशन बहुत काम आती है लैमिस थ्योरम हमारे पास क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। देख लीजिए लास्ट में लैमिस थ्योरम भी क्या थी। अब देखिए लास्ट में लैमिस थ्योरम क्या है हमारे पास। लैमिस थ्योरम क्या है हमारे पास, मान लीजिए तीन वेक्टर्स हमारे पास, अगर वो किसी एक पॉइंट पे एक्ट करते हैं हमारे पास, तीन वेक्टर्स हमारे पास किसी एक पॉइंट पे एक्ट करते हैं और बोल दिया जाता है कि तीन वेक्टर्स इक्विलिब्रियम है, थ्री वेक्टर्स, बस तीन के लिए लिखता है ये थ्री वेक्टर्स हैं और वो इक्विलिब्रियम है हमारे पास, इक्विलिब्रियम में किसी पॉइंट पे एक्ट करते हैं। मान लीजिए जैसे एक पॉइंट बनाया मैंने, ये एक वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर बना दिया, दिस इज ए वेक्टर, this one is b vector and this one is c vector. The angle between a and b is मान लीजिए कुछ अल्फा है, ये गामा लिख लिया मैंने, ये वाला बीटा लिख लिया और ये वाला हम लोगों ने अल्फा लिख लिया। एंगल बिटवीन द थ्री वेक्टर्स आर गिवन अल्फा बीटा एंड गामा। तो अगर इक्विलिब्रियम है, अगर तीनों वेक्टर्स इक्विलिब्रियम है हमारे पास, या फिर जैसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास कि फोर्सेस, तीन फोर्सेस हैं किसी मास के ऊपर, लेकिन हमारे पास तीनों इक्विलिब्रियम है फोर्सेस, तब हम क्या बोल देंगे कि नेट फोर्स इस का जीरो होगा। मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, यहां से ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। और यहां से एक और चीज आती है निकल के, दैट इज ए वेक्टर, ये थ्योरी में बोलती है हमारे पास डायरेक्ट, दैट इज साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन ऑफ बीटा, इसके पीछे वाला ये एंगल ऐसे कहते हैं, ए का ये वाला आ गया, सी का ये आ गया, साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन ऑफ गामा। दिस इज लैमिस थ्योरम। लॉज ऑफ मोशन में बहुत काम आती है हमारे पास, आसान बना देती है क्वेश्चन को, थोड़ा इजी करेगी। हम वेक्टर को रिजॉल्व ना करके इस तरह से सॉल्व करें तो जल्दी हो जाती है चीजें सॉल्व करना। तो
लगभग मैंने थोड़ा सा बेसिक करवा दी तुम्हारे को स्केलर वेक्टर्स का। अब पूरा डिटेल में अगर करना हो तो बाद में करेंगे, अभी तो सिर्फ नीट के पर्सपेक्टिव की कितना काम चीजें वो करी हम लोगों ने सिर्फ, ठीक है। इधर से कोई क्वेश्चन ज्यादा बनता नहीं है हमारे पास, तो बड़ा ज्यादा नहीं डिटेल में किया मैंने स्केलर और वेक्टर्स। आगे का टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में कर लिया करेंगे, थ्योरी अलग करेंगे, क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे उसके, स्केलर वेक्टर के क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे अभी क्योंकि है नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास। तो बेसिक उसे देख लीजिए क्वेश्चन थोड़े बहुत से, तुम्हारे को इतना आना चाहिए कि तुम्हारे पास वेक्टर कैसे देखने, कैसे शिफ्ट कर सकते हो तुम्हारे पास, वो काम में जरूर आएगा आगे चल के। तो नेक्स्ट हम लोग वन डायमेंशन मोशन करेंगे काइनेमैटिक्स का, तो उसकी पढ़ाएंगे अलग, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा दूंगा सारी, और उसके क्वेश्चन भी कर लेंगे हमारे पास। तब के लिए थैंक यू।